तो हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल, कैसे हो दोस्तों। पहले तो यार आप सभी को महादेव। तो अब आप सभी के सामने आ चुके हैं इंडिया के द मोस्ट फेवरेट, द मोस्ट लव एंड द मोस्ट कमिटेड टीचर, मास्टर दिवाकर। अरे सर, आते आते फेंकना शुरू क्यों ना भाई, क्यों ना फेंको। तुम भी अपना तारीफ खुद से कर लिया करो, इसमें कौन सी बुरी बात है। आ जाओ। तो यार देखो, आज हम क्या करने वाले हैं। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं मोशन चैप्टर का वन शॉट। क्या सर, मोशन चैप्टर? हाँ सर, सही किया, मोशन चैप्टर का वन शॉट लेकर आ गए। भाई मोशन चैप्टर क्या है कि स्टार्टिंग में तो बहुत ही इजी लगता है बच्चों को ना। स्टार्टिंग में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेस्ट, मोशन, कितने आसान आसान कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ता है, भाई ये तो अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। इसमें आ जाते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, फिर उसका डेरिवेशन, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, फिर पता नहीं कहां से ये ग्राफ उठकर आ जाता है। भाई एकदम गजब पैनिक का सिचुएशन बन जाता है। तो इसी पैनिक को आज हम खत्म करने वाले हैं। एक लेक्चर के अंदर हम पूरे मोशन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हाँ, केवल ऐसा ही नहीं है कि बस मैं थ्योरी बताकर चला जाऊंगा, तो यहां पर हम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो टेंशन मत लो, मोशन के रिगार्डिंग जो भी तुम्हारा कंसेप्ट छूट गया हो या फिर जहां पर भी तुम्हारा डाउट रह गया हो, वो सारी चीजें एक कंप्लीट लेक्चर के अंदर आज हम कवर करने वाले हैं। तो रेडी हो जाओ, जोश को हाई कर लो। स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर के वन शॉट को। ठीक है, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट्स है, ठीक है, ये चैप्टर ने जितना डरा रखा है ना बच्चों को, वो सारा डाउट, कंफ्यूजन, वो सारा डर आज खत्म होने वाला है। चलो यार, स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर के वन शॉट को। ओके, तो सबसे पहले लेक्चर को स्टार्ट करना है तो हमें ये तो देख लेना चाहिए ना कि लेक्चर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम एक बार टॉपिक के अपने फ्लो को देख लेते हैं। स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले मोशन और रेस्ट को समझने से। ठीक है, यहीं से अपना चैप्टर स्टार्ट होगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। तो दोनों में डिफरेंसेस होते हैं और क्या डिफरेंसेस होते हैं वो हम टॉपिक के अंदर देख लेंगे। इसके बाद आ जाएगा इसी से रिलेटेड स्पीड एंड वेलोसिटी। देख भाई, अगर कोई चीज मोशन में है, ठीक है, अगर मैं मान लूं मोशन में हूं, तो मैं कुछ डिस्टेंस कवर करूंगा, मैं कुछ दूर तो जाकर खड़ा होऊंगा ना, तो वो हो गया डिस्टेंस। उसी का भाई है, वेक्टर वाला भाई है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, जब मैं मूव कर रहा हूंगा, जब मैं कुछ डिस्टेंस पर जाकर खड़ा होऊंगा, तो उस दौरान मेरी कुछ स्पीड रही होगी। ऐसा तो है नहीं कि बस मैं ऐसे कुछ जादू करूंगा और यहां से आबरा कटाबरा वहां पहुंच जाऊंगा। नहीं भाई, कुछ ना कुछ स्पीड तो चाहिए। ठीक है, तो उस स्पीड को हम समझेंगे। अच्छा, स्पीड का ही एक भाई होता है वेलोसिटी, वेक्टर वाला भाई है, तो उसे हम समझ लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन। तो सिंपल शब्दों में, जब ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी होती है और वो वेलोसिटी अगर चेंज होने लगे, तो हम कहते हैं कि बॉडी के पास एक्सेलरेशन भी है। तो इसे हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम आ जाएंगे डिस्कस करने इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसने सबसे ज्यादा डरा रखा है बच्चों को, क्योंकि तुम्हारे न्यूमेरिकल्स तो भाई यहीं से बनेंगे। तो ये तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, फिर अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्राफ्स। तो चैप्टर में आने वाले सारे ग्राफ्स को मैं बताकर जाऊंगा। और भाई लास्ट में एक चुड्डू सा, छोटू सा टॉपिक बच जाएगा, चिन्नू सा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो उसे कंप्लीट करके हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। ठीक है, तो रेडी हो, ये अपने लेक्चर का फ्लो हो गया। आ जाओ हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोशन और रेस्ट के कंसेप्ट को समझने से। तो ये देखो तुम्हारे सामने ये क्या है। अरे वाह सर, ये तो छोटा सा पपी बना कर ले आए ना भाई। इसे पपी मत बोलना, गुस्सा आ जाएगा। ही इज डोगेश भाई, इनका नाम इज्जत से लो। पपी मत बोल देना, तुरंत गुस्सा करेंगे, काट भी सकते हैं। इनका नाम क्या है, यहां लिख दे रहा हूं, देखो। पपी मत बोल देना, इज डोगेश। इंस्टाग्राम पर मचा कर रखा है इन्होंने। चलो, तो अब ये कर क्या रहे हैं ये हमें मोशन और रेस्ट का कंसेप्ट यहां समझाने आए हैं। कैसे, चलो देखो। फिलहाल अगर तुम डोगेश भाई का पोजीशन देखो, समय हो रहा है 10 बजे, एग्जैक्ट 10 बज रहे हैं। तो 10 बजे एग्जैक्टली अगर डोगेश भाई का पोजीशन देखा जाए, तो ये इस लैंप पोस्ट से काफी नजदीक खड़े हैं। ये देखो, बहुत ही ज्यादा नजदीक। तो इस डिस्टेंस को बहुत छोटा हम मान लेते हैं, चलो कह देते हैं हम ये 1 मीटर के डिस्टेंस पर फिलहाल हैं। ओके, अच्छा, कुछ समय बीतता है, 5 मिनट बीतता है और डोगेश भाई को कुछ दिख जाता है। यार कोई फ्रेंड दिख गया होगा, कुछ खाने का मटेरियल दिख गया होगा। वैसे भी तो ये चंचल है ना डोगेश भाई, किसी एक जगह तो रहते नहीं है भाई, इसीलिए तो बोला जा रहा है इन्हें ब्रो। तो ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। 10 बजकर 5 मिनट तक ये कहीं आगे निकल जाते हैं, इनका पोजीशन चेंज होता है। अब ये आगे जा चुके हैं, तो आ जाओ। ये देखो, अब ये रहा इनका नया पोजीशन। अच्छा, इस डिस्टेंस को भी हमें कुछ तो मानना होगा। मैं कह देता हूं कि चलो ये है 15 मीटर्स। ओके, तो अब देखो यहां पर हो क्या रहा है इस स्टोरी के अंदर। एग्जैक्टली 10 बजे डोगेस भाई का पोजीशन था। इस लैंप पोस्ट से हम कंपेयर कर रहे हैं, हमें कुछ कंपैरिजन करने के लिए तो चाहिए ना, हम कहां से डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो इस लैंप पोस्ट को मैं कह देता हूं कि यहां पर ये है एक फिक्स्ड पॉइंट, इसे हम फिक्स्ड मानकर चलेंगे। ओके, दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट। अच्छा, इस फिक्स्ड पॉइंट पर भी ध्यान देना, आगे हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल फिक्स्ड पॉइंट को छोड़ो।
फिक्स्ड पॉइंट से डोगेश भाई का पोजीशन था एग्जैक्टली 10 बजे 1 मीटर, और 10 बजकर 5 मिनट पर, यानी कि थोड़ा सा टाइम जब बदलता है, टाइम आगे बढ़ता है, तो डोगेश भाई ने अपने पोजीशन को चेंज करके कर लिया 15 मीटर्स फ्रॉम द सेम लैंप पोस्ट। तो ये जो कंडीशन फिलहाल आप देख रहे हो ना, इसी कंडीशन को हम कहते हैं मोशन। यही है मोशन का कंसेप्ट, कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ, देखो 10 बजे पहले था टाइम, 10 से अब टाइम हो चुका है 10 बजकर 5 मिनट, तो टाइम बढ़ रही है, और टाइम के बढ़ने के साथ साथ अगर किसी लिविंग थिंग ने, किसी नॉन लिविंग थिंग ने, किसी भी ऑब्जेक्ट ने अगर अपना पोजीशन चेंज कर लिया, तो हम उस चीज को कहते हैं कि दैट थिंग इज इन मोशन। तो यहां पर डोगेश भाई को हम किस स्टेट में मानेंगे? ही इज इन मोशन। ये फिलहाल मोशन के स्टेट में है, मोशन के कंडीशन में है। आई होप कि मोशन का कंसेप्ट तुम्हें समझ में आया होगा। मोशन को हम दो चीजों से समझते हैं। पहले, एक फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए, फिक्स्ड पॉइंट से ऑब्जेक्ट की जो दूरी है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, वो बढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ टाइम के साथ भी बढ़ना चाहिए, यानी कि वहां टाइम भी बढ़ता रहेगा और ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी चेंज होता रहेगा किसी फिक्स्ड पॉइंट के रेफरेंस में। दैट थिंग विल बी कॉल्ड इन मोशन। अब आ जाओ, हम रेस्ट को भी समझ लेते हैं यहां पर बहुत ही आसानी से। अगर तुम डोगेश भाई के घर को देखो, ये देखो, तो लैंप पोस्ट से इनका घर काफी नजदीक ही है, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं यहां पर 3 मीटर्स। 10 बजे अगर तुम देखो, डोगेश भाई का घर 3 मीटर के डिस्टेंस पर है फ्रॉम द लैंप पोस्ट। अगेन 10 बजकर 5 मिनट पर अगर हमने देखना स्टार्ट किया, तो अभी भी इनके घर के पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आया। ये अभी भी कितने डिस्टेंस पर है? अभी भी ये 3 मीटर के ही डिस्टेंस पर है। अच्छा, ये बात तो ऑब्वियस है। अरे सर, ये तो बहुत ही आसान कंसेप्ट है ना सर, घर अपना पोजीशन खुद से तो चेंज करेगा नहीं, घर के हाथ पैर तो होते नहीं है। यस, सही बात कहा तुमने। तो घर अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, यानी कि टाइम बदलता भी रहे तो घर उसी सेम जगह पर रहेगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं दे आर इन रेस्ट। घर को हम कैसे स्टेट में मानेंगे? इट इज इन रेस्ट। क्यों रेस्ट में? बिकॉज किसी फिक्स्ड पॉइंट से इसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, टाइम के बढ़ने के साथ इसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, टाइम के बढ़ने के साथ साथ इसका पोजीशन फिक्स्ड रह रहा है, इसे हम कहेंगे रेस्ट में। आई होप तुमने रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट समझ लिया। डोगेश भाई ने हमें रेस्ट और मोशन समझा दिया। क्लियर? आ जाओ, इसी सेम बात को हम डेफिनेशन से भी देख लेते हैं। बहुत ही आसान डेफिनेशन है, आ जाओ देख लेते हैं। ओके, रीड करो। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन if its position changes with respect to a fixed point as time passes। तो दो बातें यहां पर, with respect to a fixed point as time passes। अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हुआ, ठीक है, किसी फिक्स्ड पॉइंट के रेफरेंस में चेंज हुआ, और जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे चेंज हुआ, तो हम ऑब्जेक्ट को मानते हैं मोशन में। क्लियर? रेस्ट जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। अगर ऑब्जेक्ट का position does not change with respect to a fixed point as the time passes, the object is said to be in rest। क्लियर है भाई? बहुत ही आसान कंसेप्ट। फिक्स्ड पॉइंट से तुम देखो, अगर पोजीशन चेंज ना हो, टाइम बदल रहा है बट पोजीशन चेंज ना हो, तो ऐसी चीज को हम कहेंगे रेस्ट में। और अगर टाइम बदलने के साथ साथ ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो किसी फिक्स्ड पॉइंट से देखने पर, तो हम कह देंगे उसे मोशन में। अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है ये फिक्स्ड पॉइंट? इसे हम यहां पर डिस्कस करेंगे। आ जाओ, पहले हम रेस्ट और मोशन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स तो भर भर कर हैं यार। देखो, अगर कोई एथलीट है जो कि रन कर रहा है, तो अगेन ही इज इन मोशन। कोई बर्ड है जो कि फ्लाई कर रही है, तो वो मोशन में है। कोई फैन का ब्लेड है जो कि घूम रहा है, तो मोशन में है। तो मोशन के तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स तुम खुद से भी सोचना। रेस्ट के क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? भाई, जब हम सो रहे होते हैं तो हम रेस्ट के कंडीशन में होते हैं। क्यों? देखो, रात में हम जिस बिस्तर पर सोते हैं, सुबह हम उसी बिस्तर से जगते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि हम अपने घर पर जगे और सुबह जब हम उठ रहे हैं तो हम नानी के घर पहुंच गए, मामा के घर पहुंच गए। ऐसा नहीं होता ना, हम जहां सोते हैं हम सुबह उसी सेम जगह पर उठते हैं। टाइम तो बदल रहा है, टाइम बदलने के साथ साथ हमारा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि हम रेस्ट में थे जब हम सो रहे थे। किसी पेड़ को देख लो, ऐसा तो नहीं होता ना कि कॉलोनी में किसी पेड़ को तुमने कहीं पर देखा कि अच्छा वहां एक पेड़ है, 4 दिन बाद देख लो, ओए भाई, पेड़ का पोजीशन चेंज होकर कहीं और चला गया। ऐसा तो नहीं होता, फिर तो लोग उससे भूतिया मान लेंगे, अरे भाई पेड़ के अंदर तो भूत है, पेड़ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमारे नॉर्मल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता कि पेड़ का पोजीशन चेंज हो जाए, किसी बिल्डिंग का पोजीशन चेंज हो जाए। तो इन ऑब्जेक्ट्स को हम मानते हैं दीज ऑल ऑब्जेक्ट्स आर इन रेस्ट। इनका पोजीशन टाइम बदलने के साथ साथ चेंज नहीं होता। क्लियर है? ठीक है, आ जाओ हम इस फिक्स्ड पॉइंट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये फिक्स्ड पॉइंट का कंसेप्ट क्या था। टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड अ फिक्स्ड पॉइंट। किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? वी नीड अ फिक्स्ड पॉइंट। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट और द ओरिजिन। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, या फिर इसे ही कहते हैं ओरिजिन। तो ये दोनों ही टर्म्स आप याद रखोगे। जिस फिक्स्ड पॉइंट को पिछले फिगर के अंदर हमने मार्क किया था, देखो जरा, हमने लैंप पोस्ट को कहा था कि एक फिक्स्ड पॉइंट है। तो इस फिक्स्ड पॉइंट का ही नाम क्या होता है? इसे ही हम कहते हैं
रेफरेंस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। या फिर इसे ही और क्या कहा जाता है, ओरिजिन। रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन। तो ये दोनों टर्म्स भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन हम किसे कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल, जिस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बता रहे होते हैं, जिसकी हेल्प से बता रहे होते हैं, दैट्स दैट ऑब्जेक्ट विल बी कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट और द ओरिजिन। ओके, चलो, तो हमने ये सारी बातें डिस्कस कर ली। यहां पर हमने मोशन और रेस्ट के एग्जांपल्स भी देख लिए। अब हम आगे चलते हैं और अब हम एक और कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, दैट इज मोशन इज रिलेटिव। अरे सर, किसका रिलेटिव सर, किसका मोशन? किसका मोशन जो है किसी का मामा लगता है या फिर किसी का चाचा लगता है, किसी की मौसी लगती है, किसी की दादी लगती है? किस टाइप का रिलेटिव है ये, जल्दी से बताओ। नहीं यार, यहां पर रिलेटिव होने का मतलब थोड़ा सा अलग है। ये हमारे वाले रिलेटिव्स नहीं है, हमारा जो रिलेशन होता है वो रिलेटिव नहीं है, इसका यहां पर अलग मतलब है। रिलेटिव होने का ये मतलब है कि अभी जो हमने दो टर्म्स पढ़े, मोशन और रेस्ट, ये दोनों टर्म्स हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में बताए जाते हैं, किसी से रिलेट करके बताए जाते हैं। किससे रिलेट करते हैं, सुनना चाहते हो? ऑब्जर्वर से रिलेट करके बताए जाते हैं। कहने का ये मतलब कि अगर आपने ऑब्जर्वर को चेंज कर दिया, ऑब्जर्वर वो होता है जो मोशन को ऑब्जर्व कर रहा होता है, जो रेस्ट को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो अगर आपने ऑब्जर्वर को चेंज किया तो जो ऑब्जेक्ट मोशन में था वो रेस्ट में हो सकता है, और जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था वो मोशन में हो सकता है। क्या बता रहे हो सर, ऐसा कैसे हो सकता है? सेम ऑब्जेक्ट को आप मोशन में और रेस्ट में कैसे बता सकते हो? बताया जा सकता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। इसी सेम बात को हम यहां पर समझते हैं इन द टॉपिक मोशन इज रिलेटिव। आओ इसे समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से। ऐसे बताऊंगा तो नहीं समझ में आएगा, एग्जांपल से हम समझते हैं। देखो, यहां पर एक तुम सीन देख सकते हो, एक भैया दीदी मस्त अपना ट्रेन में बैठे हैं, ट्रैवल करने निकले हैं, पता नहीं कहां जा रहे हैं, मुझे क्या पता भाई, कहीं तो घूमने जा रहे हैं, एकदम मस्ती से बैठे हुए हैं। ओके, अच्छा, एक ट्रेन जो है एक प्लेटफॉर्म से होकर गुजरती है। याद रखना, प्लेटफॉर्म पर रुक नहीं रही ट्रेन, बस प्लेटफॉर्म से होकर गुजर रही है। ओके, ये ट्रेन मूविंग कंडीशन में है, ट्रेन आगे की ओर जा रही है, इस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही है। अच्छा, कोई भी ट्रेन, या फिर तुमने भी अगर ट्रेन से ट्रैवल किया होगा तो तुमने ये बात नोटिस किया होगा कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म से होकर जाए, किसी रेलवे स्टेशन से होकर जाए, तो वहां पर लोग तुम्हें दिखते हैं खड़े होते हुए। ठीक है, अच्छा, ये लोग तुम्हें क्या दिखते हैं कि ये रुके हुए हैं, इनका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है? इनका पोजीशन हमें चेंज होता हुआ दिखता है जब हम ट्रेन से या किसी व्हीकल से मूव कर रहे होते हैं, कार, बस, ट्रक, बाइक, किसी भी चीज से। तो याद करो, जो भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं अपने अगल बगल, वो हमें ऐसे दिखते हैं कि जैसे वो पीछे जा रहे हैं। ट्रेन से अगर तुमने ट्रैवल किया होगा तो तुमने देखा होगा कि जो बिल्डिंग्स होती हैं या जो ट्रीज होती हैं वो हमें पीछे की साइड जाती हुई दिखती हैं। ट्रेन ऐसे जा रहा है तो बिल्डिंग, ट्रीज हमें पीछे की साइड जाते हुए दिखती हैं। यानी कि भैया दीदी को ऐसा लगेगा कि ये जो पैसेंजर्स प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं वो पीछे की साइड जा रहे हैं। लगता है भाई, ऐसा मानते हो? ठीक है, तुमने भी ऑब्जर्व किया होगा। आ जाओ, हम एक बार इन पैसेंजर्स को भी देख लेते हैं कि ये पैसेंजर्स क्या ऑब्जर्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम पैसेंजर्स तक चलते हैं। अब देखो, ये वाले अंकल जी को ध्यान दो, ये वाले अंकल जी। अगर इन अंकल जी से जाकर हम पूछे कि अंकल जी ये बताओ कि ये बगल वाली दीदी आपको कौन सी स्टेट में दिख रही हैं, ये रेस्ट में दिख रही है या क्या मोशन में दिख रही हैं? तो अंकल बोलेंगे भाई बहुत ही सिंपल है, देख ले, इसका पोजीशन तो चेंज हो नहीं रहा मेरे से, टाइम बीता जा रहा है। यानी कि ये जो दीदी है बगल वाली, अंकल जी उसे बताएंगे कि ये रेस्ट के स्टेट में है। जबकि याद करो, भैया दीदी को ये कैसे स्टेट में दिख रहे थे, ये सभी के सभी मोशन में दिख रहे थे, बट अंकल जी को ये रेस्ट में दिख रहे हैं। तो यही है मोशन के रिलेटिव होने का मतलब। ठीक है, कि सेम ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है, सेम ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है, डिपेंड करेगा कि उसे ऑब्जर्व करने वाला कौन है। चलो, भैया दीदी को भी देख लो। अगर इन भैया से तुम पूछो माइक लगाकर, सुनिए सुनिए भैया जी, ये बताओ आपको ये दीदी कौन से स्टेट में दिख रही हैं, शी इज इन रेस्ट और शी इज इन मोशन, कौन से स्टेट में? तो बहुत ही सिंपल सा जवाब देंगे, अरे भाई देखो, जब से ट्रेन स्टार्ट हुआ है ये दीदी तो अपने सीट को छोड़कर गई नहीं है, ये तो मेरे सामने बैठी हुई है। टाइम चेंज हो रहा है बट दीदी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि भैया के लिए भैया ऐसा बताएंगे, ये इन्हें कौन से स्टेट में बताएंगे, ये उन्हें बताएंगे कि सी इज इन, एक सेकेंड, ये कौन से स्टेट में है, ये उन्हें बताएंगे कि शी इज इन रेस्ट। ये तो रेस्ट के स्टेट में है बिकॉज इनका पोजीशन तो चेंज हो नहीं रहा भैया के अकॉर्डिंग। लेकिन अब अगर तुम बाहर वाले पैसेंजर्स से पूछने चलो, जो पैसेंजर्स प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, कि सुनिए अंकल जी या फिर दीदी जी, आप ये बताओ कि ये दोनों पैसेंजर्स आपको, ट्रेन के अंदर वाले ये जो पैसेंजर्स हैं, ये आपको कौन से स्टेट में दिख रहे हैं? तो बताओ इनका रिप्लाई क्या होगा, जल्दी बताओ, इनका रिप्लाई क्या होगा? बाहर वाले पैसेंजर्स हमें क्या बताएंगे? तो ये तो हमें ये बताएंगे कि देखो, ये भैया भी, या फिर ये वाले, सॉरी दीदी को मैंने भैया कह दिया, कोई बात नहीं, ये वाली दीदी या फिर ये भैया, ये दोनों स्टेट है, कौन से स्टेट में है? दे बोथ आर इन मोशन।
बाहर वाले पैसेंजर्स इन्हें कहेंगे कि दे बोथ आर इन मोशन। एग्री करते हो भाई, मानते हो इतना? ठीक है ना। तुम प्लेटफॉर्म पर खड़े हो और तुम्हारे सामने से कोई ट्रेन गुजरेगी, ट्रेन के अंदर कुछ लोग होंगे, तो वो लोग तुम्हें कैसे स्टेट में दिखेंगे भाई? वो पूरा का पूरा जो ट्रेन है वो मोशन में है, तो तुम तो यही बताओगे ना कि ये सारे के सारे मूव कर रहे हैं, टाइम भी चेंज हो रहा है, तो ये सारे के सारे पैसेंजर्स जो है ट्रेन के अंदर वाले, ये सभी के सभी मोशन में है। तो यही सेम बात इन पैसेंजर्स ने भी कहा कि ये तो इन दोनों को देख रहे हैं मोशन में। भैया बता रहे हैं कि दीदी रेस्ट में है, बाहर के पैसेंजर्स बता रहे हैं कि दीदी मोशन में है। अब तुम किसे सही मानोगे, किसे गलत मानोगे? यहां पर दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है, यहां पर दोनों ही सही है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने ऑब्जर्वर को चेंज कर दिया। अगर ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म पर खड़े पैसेंजर्स हैं तो उनके लिए ये दोनों मोशन में हैं। अगर आपका ऑब्जर्वर ये बगल वाले भैया जी हैं तो ये दीदी को बताएंगे कि शी इज इन रेस्ट। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर। आपने ऑब्जर्वर किसे बनाया है उसके अकॉर्डिंग आपका मोशन या फिर रेस्ट चेंज हो सकता है। क्लियर? इसी सेम बात को, यही सेम चीज मैंने यहां लिखकर भी बता दी है। आप चाहोगे तो इस एग्जांपल को आराम से बैठ के रीड कर लेना, सारी बातें मैंने यहां पर लिख दी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, मैं इस डेफिनेशन को रीड कर देता हूं। देखो, अ बॉडी अ बॉडी कैन बी मूविंग फॉर वन ऑब्जर्वर एंड एट द सेम टाइम, याद रखो उसी सेम टाइम पर, एट रेस्ट फॉर अनदर ऑब्जर्वर। तो ये बात सही हो गई ना, ये बात इस एग्जांपल में सही हो गई। बाहर वाले पैसेंजर्स दीदी को बता रहे हैं मोशन में, सामने वाले भैया इस दीदी को बता रहे हैं मोशन में। तो किसी के लिए रेस्ट, किसी के लिए मोशन, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर। यही था मोशन इज रिलेटिव का कंसेप्ट। ओके, चलो अब हम डिस्कस करते हैं अपने अगले टॉपिक को, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। अरे सर ये बताओ, फिजिकल क्वांटिटी तो एनसीईआरटी बुक में था नहीं, या आप बाहर के टॉपिक्स हमें क्यों पढ़ा रहे हो, वो भी एग्जाम के टाइम? नहीं भाई, ध्यान से सुनना। फिजिकल क्वांटिटी आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है, ये टर्म एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, बुक को ध्यान से जाकर पढ़ना। ऑल्दो वहां पर इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, जैसा कि एनसीईआरटी हर बार करता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए, लेकिन यस, ये टर्म आपके बुक में मेंशन्ड है, मैं बाहर से कुछ भी लेकर नहीं आया हूं। ओके, फिजिकल क्वांटिटी आपकी बुक का ही पार्ट है, घबराना मत। आओ इसे समझते हैं, बहुत ही आसान सी चीज है। तो फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल यार, वो सारी चीजें जिन्हें हम मेजर करें, मेजर करके एक वैल्यू और एक यूनिट के टर्म्स में लिख दें, वो सारी चीजें कहलाएंगी फिजिकल क्वांटिटीज। कैसे? एग्जांपल ले लो, आजकल आलू बड़ा चलता है इंस्टाग्राम पर, तो आलू का एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लो तुम गए मार्केट से आलू खरीद कर लाने, 5 केजी, 10 केजी, 2 केजी, जितना तुम उठा सकते हो उतना तुमने आलू खरीद लिया। तो आलू को तुमने मेजर तो करवाया ना, ऐसा तो है नहीं कि बस आलू लेकर आ गए, 5-10 आलू, काउंटिंग में तो करते नहीं हो। आलू तो हम उसे मेजर करके लाते हैं, उसका वेट मेजर कर लेते हैं, उसका मास मेजर करते हैं ना भाई। तो ये जो मेजरमेंट हमने किया, इसे हम कहते हैं कि ये जो मेजरमेंट हमने किया ये उसका मास बताता है आलू का, और इसे ही हम कहते हैं कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। यानी कि मास या फिर वेट कैसी क्वांटिटी हो गई? ये एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, इसे मेजर किया जा सकता है। क्लियर है एग्जांपल? चलो और एग्जांपल्स हम लेते हैं। मान लो तुम मार्केट से मिल्क लाने गए, 1 लीटर, 2 लीटर या हाफ लीटर, कुछ भी मिल्क तुम लेकर आए। तो अगेन तुमने मिल्क का मेजरमेंट किया, वो हाफ लीटर या 1 लीटर, वो मेजर्ड वैल्यू है, मिल्क को हम मेजर कर सकते हैं। और अच्छा, मिल्क यानी कि हम वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर से ये सब क्या है? ये तो वॉल्यूम बता रहा है, तो वॉल्यूम को मेजर किया जा सकता है, मास को मेजर किया जा सकता है, टाइम को मेजर किया जा सकता है। हम बताते हैं ना कि 2 घंटा, 3 घंटा, 5 मिनट, 10 सेकेंड्स, तो टाइम को मेजर किया जा सकता है। तो ऐसे क्वांटिटीज जिन्हें हम मेजर करें, मेजर करके उन्हें हम किसी यूनिट के टर्म्स में, किसी वैल्यू के टर्म्स में लिख सकें, इन सारे क्वांटिटीज को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। यहां मैंने कई सारे एग्जांपल्स लिख दिए हैं, देख सकते हो तुम। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसे हम बताते हैं 5 केजी, 10 केजी, 50 केजी, तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ठीक इसी तरीके से हम स्पीड को भी मेजर करते हैं, बताते हैं ना कि ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, चाइना की कोई ट्रेन है 300 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड को मेजर तो करते हैं, ठीक है, तो इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर हम बताते हैं, और इस सर आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है, 40 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, तो अगेन हमने टेम्परेचर को मेजर कर दिया। तो ये सभी के सभी टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, लेंथ, फोर्स, मास, इसके अलावा एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएंगे, बिकॉज इनका हम मेजरमेंट कर पाते हैं। क्लियर है? आ जाओ इसका डेफिनेशन भी हम रीड कर लें। एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, जिसे मेजर किया जा सके, एंड एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। नंबर्स का क्या मतलब है बताता हूं। विथ अ यूनिट, सर यूनिट का क्या मतलब है? एक सेकंड रुकना। इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। दो चीजें, वो सारे क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सके और मेजर करके उन्हें हम एक्सप्रेस कर सके दो चीजों के टर्म्स में, नंबर्स और यूनिट के टर्म्स में। बहुत ही आसान सा मतलब है इसका। लाइक अगर हमने आलू के मास को मेजर किया, हमने कहा 5 केजी आलू है, तो 5 एक नंबर हो गया और केजी एक यूनिट हो गई।
तो इस तरीके से जिन क्वांटिटीज को हम नंबर और एक यूनिट के टर्म्स में लिख देते हैं उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि तुमने मिल्क को मेजर किया 1 लीटर, तो 1 एक नंबर हो गया और लीटर यूनिट हो गई, तो ये वॉल्यूम का मेजरमेंट था। तुमने सड़क की लंबाई नापी कि सर 5 किलोमीटर लंबा रास्ता है ये, तो 5 एक नंबर हो गया और जो किलोमीटर है वो एक यूनिट हो गया, तो ये सभी के सभी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएंगे। नंबर और यूनिट के टर्म्स में उन्हें एक्सप्रेस किया जा सकता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नंबर प्लस यूनिट के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। आई होप फिजिकल क्वांटिटी तुम्हें समझ में आया, कोई बहुत बड़ी सी बात तो थी नहीं। ओके, अब देखो इंपॉर्टेंट क्यों है फिजिकल क्वांटिटी बताना, क्योंकि भाई हमारे सिलेबस में या फिर मैं कहूं कि हमारे बुक के अंदर फिजिकल क्वांटिटी ये तो मेंशन्ड नहीं है अच्छे से, यानी कि इसका डेफिनेशन नहीं बताया गया, बट फिजिकल क्वांटिटी के टाइप हमें बहुत अच्छे से बताए गए हैं। इसके हैं 2 टाइप्स, आपने नाम जरूर सुन लिया होगा, स्केलर एंड वेक्टर। तो ये जो हम बताते हैं ना कि स्केलर क्वांटिटी या फिर वेक्टर क्वांटिटी, ये एक्चुअल में है तो फिजिकल क्वांटिटीज के ही टाइप्स। स्केलर कहो या वेक्टर कहो, ये किसके टाइप्स हैं? ये फिजिकल क्वांटिटीज के ही 2 टाइप्स हैं। क्लियर? अब जल्दी से समझते हैं स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें केवल उनके मैग्नीट्यूड की हेल्प से बताया जा सके उन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज, और ऐसे क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज जिनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें उनकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है उन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। क्या कहा मैंने? रीड करो जरा, यही सेम बात लिखी गई है। दोज क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड ओनली बाय देयर मैग्नीट्यूड, यानी कि केवल मैग्नीट्यूड की हेल्प से बताया जा सके, दे आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। एग्जांपल ले लो, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। देखो यहां एग्जांपल भी है, मास। तो मास जब हम बताते हैं तो हम बताते हैं मास कितना है, 2 kg, 3 kg, 10 kg, 50 kg। मास को हम ऐसे ही बताते हैं। क्या तुमने कभी ऐसा किया है कि तुमने ये बताया हो कि सर मैं 5 kg आलू लेकर आया हूं और ये 5 kg आलू को मैंने उत्तर दिशा में तौलवाया था, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में मैंने इस 5 kg आलू को मेजर किया था। हमें जरूरत ही नहीं है भाई, आप उसे नॉर्थ में मेजर करो, आप उसे साउथ में मेजर करो, ईस्ट में तराजू को रखकर मेजर करो या वेस्ट में तराजू को रखकर मेजर करो, वो हर बार 5 kg ही होगा, उसे डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी तरीके से कभी तुमने ये सुना है, अरे यार घर में ऐसा करो कि घड़ी को तुम लगाओ साउथ डायरेक्शन में, घड़ी को साउथ में लगाओ, जल्दी जल्दी टाइम बताएगा, और नॉर्थ में लगाओगे तो धीरे धीरे बताएगा। क्या ऐसी बातें तो हम नहीं करते हैं, ठीक है ना। टाइम को आप, घड़ी को आप किसी भी डायरेक्शन में लगाओ वो तो सेम ही टाइम बताएगा ना यार, यानी कि टाइम को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। तो ये जितने भी क्वांटिटीज हैं, फिर चाहे वो डिस्टेंस हो, टाइम हो, वर्क हो, स्पीड हो, टेम्परेचर हो, एनर्जी हो, इन्हें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। ठीक, इनका केवल मैग्नीट्यूड होता है, इनके अंदर डायरेक्शन की कोई रोल नहीं होती, तो इन्हें हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज। लेकिन कुछ ऐसे भी क्वांटिटीज हैं जिन्हें केवल मैग्नीट्यूड से नहीं बताया जा सकता, उन्हें हर बार डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि एक्सेलरेशन किसी बॉडी का वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम। अच्छा, ये जो टर्म्स है ना, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इसे हम लेक्चर में आगे तो समझेंगे, तो वहां तुम्हारा बेटर तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। फिलहाल तुम इतना याद रख लो कि ये कैसे क्वांटिटीज हैं, दीज ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज। इन्हें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। यानी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड बताना चाहें, स्पीड जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम कहेंगे 10 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट है, बिल्कुल सही है, 10 किलोमीटर पर आवर एक स्पीड की वैल्यू है। लेकिन अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बताना हो तो हम केवल 10 किलोमीटर पर आवर कहकर नहीं छोड़ देंगे, हमें उसके साथ साथ एक डायरेक्शन भी अटैच करना होगा। तो हम कहेंगे 10 किलोमीटर पर आवर इन द ईस्ट डायरेक्शन, या फिर 10 किलोमीटर पर आवर इन द वेस्ट डायरेक्शन, 10 किलोमीटर पर आवर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन और इन द नेगेटिव डायरेक्शन। तो वहां पर किसी ना किसी वे में आपको डायरेक्शन तो जोड़ना ही होगा। क्लियर? तो ये डिफरेंस हो जाता है बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। Quantities which require both magnitude and direction to be expressed are called vector quantities. क्लियर है? ये सारे एग्जांपल्स फिलहाल आप ध्यान में रखो, हम आगे इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम पहले फिजिकल क्वांटिटी को समझने से, जहां पर हम डिफरेंस समझेंगे बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दो चीजें, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो याद करो, अभी जस्ट हमने समझा फिजिकल क्वांटिटीज को, तो अब हम फिजिकल क्वांटिटीज के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप समझेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे चैप्टर का पार्ट है। और जैसा कि मैंने तुम्हें लेक्चर के स्टार्टिंग में भी बताया, यार अगर कोई चीज मोशन में है, कोई चीज मूव कर रही है, लाइक मैं अगर दौड़ रहा हूं तो मैं कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा, ठीक है, मेरी कुछ दूरी होगी फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, तो इसी डिस्टेंस को हम समझने वाले हैं। और अगर तुमने डिस्टेंस को डायरेक्शन के साथ जोड़ दिया तो वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या कहा मैंने? अगर तुमने डिस्टेंस को डायरेक्शन के साथ जोड़ दिया, ठीक है, तो वहां पर आ जाता है डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट। चलो हम इसे एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखो भाई, ये है एक रेलवे प्लेटफॉर्म, देख सकते हो तुम,
क्लियर? अच्छा, तुम यहां पर आ जाते हो, दिस इज प्लेटफॉर्म ए। मान लेते हैं कि तुम कहीं घूमने जा रहे हो, ओके, और दिस इज प्लेटफॉर्म बी। घूमने जाओगे तो ट्रेन की तो जरूरत होगी, ऐसा पैदल तो चलकर जाओगे नहीं यार बहुत दूर तक, तो ट्रेन की जरूरत है, तुम आ गए प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पकड़ने के लिए। लेकिन तभी तुम्हें याद आता है, अरे भाई वॉलेट तो घर ही छूट गया। तो अब क्या करोगे, जल्दी से फोन निकालोगे, अरे यार जल्दी से ट्रेन आने से पहले कॉल कर लेता हूं, अपने दोस्त को फोन करता हूं, हाँ भाई सुनो जल्दी, मेरा वॉलेट घर पर छूट गया है, जल्दी से लेकर आओगे, जल्दी से लेकर आ जाओ, मैं हूं प्लेटफॉर्म। बस जितने जैसे ही तुमने बोला कि मैं प्लेटफॉर्म, दोस्त ने फोन को कट कर दिया। वो तो भाई आधा ही बात सुनते हैं, कंप्लीट बात तो उन्हें सुनने की जरूरत नहीं होती, बस उसने सुन लिया कि अच्छा वॉलेट लेकर जाना है, बस फोन कट। अब वो घर से निकला और आता है, और वो आ जाता है प्लेटफॉर्म बी पर। हमारा फ्रेंड कहां आ गया, वो फ्रेंड आ गया प्लेटफॉर्म बी पर। अच्छा तुम कहां खड़े हो, तुम तो प्लेटफॉर्म ए पर थे। तुमने उसे बोलना चाहा प्लेटफॉर्म ए पर आओ, लेकिन वो गधा कहां आ गया, वो प्लेटफॉर्म बी पर आ गया। कोई बात नहीं, यहां तो तुम रास्ता देख ही सकते हो, वो प्लेटफॉर्म बी से प्लेटफॉर्म ए तक आ सकता है। लेकिन ध्यान देना, अब उसके सामने दो रास्ते हैं। कहां सर, दो रास्ते कैसे दिखा दिया आप, तो एक ही रास्ता है। ध्यान से सुनो, देखो अब उसके सामने है दो रास्ते। कैसे दो रास्ते, देखो एक रास्ता ये है कि पहले वो सीढ़ियों से ऊपर आए, ऐसे, ठीक, उसके बाद वो इस ब्रिज को क्रॉस करे, वो इस ब्रिज को ऐसे क्रॉस करे, और अगेन वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ जाए, ठीक है। अच्छा इस रास्ते में हम कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं, जिससे हमें आसानी होगा समझने में। मैं थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देता हूं, तुम्हें अच्छे से दिखेगा। देखो ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम है 10 मीटर्स, ओके। आई होप कि दिख रहा हो तुम्हें ये कलर। चलो इसे यहां लिख देता हूं, ये डिस्टेंस है 10 मीटर्स, ओके। अच्छा ये डिस्टेंस, ये ब्रिज का जो लेंथ है, दिस इज लेट्स से 30 मीटर्स, ये 30 मीटर्स है। और ये अगेन सीढ़ियों से उतरेगा तो ये 10 मीटर, तो इधर साइड भी 10 मीटर्स, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई पहला रास्ता, कि वो पहले सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए और फिर इस ब्रिज को क्रॉस करे और वापस सीढ़ियां चढ़ उतर कर तुम तक पहुंच जाए। लेकिन उसके सामने एक और रास्ता भी एग्जिस्ट करता है। कैसे, ये देखो, अगर वो चाहे तो एक रिस्क लेकर वो इस रेलवे ट्रैक को क्रॉस करता हुआ इस रास्ते से भी आ सकता है। बोलो, कर सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी तो है। हाँ ठीक है, मैं मानता हूं कि ये बहुत ही रिस्की है, हमें रेलवे ट्रैक को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें हैं। बट क्या ये रास्ता एग्जिस्ट करता है? यस, एग्जिस्ट तो करता है। ए पॉइंट और बी पॉइंट को डायरेक्टली जोड़ा जा सकता है एक सीधे रास्ते से। ऑल्दो इस रास्ते पर ट्रैवल करना हो ना करना हो, ये तुम्हारी मर्जी, ठीक है। हो सकता है ये बहुत ही रिस्की रास्ता हो, इसे ट्रैवल कर ही ना सके। अब मान लो कि अगर बीच में यहां पर आकर ट्रेन खड़ी हो जाएगी, फिर तो ये रास्ते से हम ट्रैवल नहीं कर सकते। बट ये एग्जिस्ट तो करता है ना, हाँ एग्जिस्ट तो करता है, ठीक है। तो ये जो दो रास्ते हैं ना, यही है, एक इनमें से एक रास्ता है डिस्टेंस, दूसरा रास्ता है डिस्प्लेसमेंट। आओ देखो जरा कैसे, यहां मैं लिखता हूं, यहां देखना। देखो भाई, पहले हम डिस्टेंस डिस्टेंस को समझ लेते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ यानी कि एक्चुअल रास्ता। तो एक्चुअल रास्ता तो यही है, 10 मीटर का, ये सीढ़ियां, फिर ये ब्रिज को क्रॉस करेगा और वापस यहां से उतर जाएगा। तो यहां पर हम अगर एक्चुअल पाथ लेंथ निकालें तो ये दिस विल बी 10 मीटर्स प्लस ये 30 मीटर्स, और ये लास्ट का 10 मीटर्स। 10 + 30 + 10 विच इज इक्वल टू 50 मीटर्स। तो ये 50 मीटर्स है क्या, 50 मीटर्स एक्चुअल रास्ता है जिससे होकर फ्रेंड को आना था, जिसे फ्रेंड को आना चाहिए, ये है एक्चुअल रास्ता। तो ये जो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है ना दो पॉइंट्स के बीच का, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस किसे कहते हैं, जो एक्चुअल रास्ता हो जिससे लोगों को ट्रैवल करनी चाहिए, ठीक है, वो कहलाता है डिस्टेंस। तो एक्चुअल रास्ते का लेंथ कितना हो गया, 50 मीटर्स। बट अगेन मैंने क्या कहा, एक ऐसा रास्ता भी जरूर एग्जिस्ट करता होगा जो शायद ट्रैवल ना किया जा सके, बट पॉसिबिलिटी तो है। यानी कि एक ऐसा रास्ता भी होता है दो पॉइंट्स के बीच जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू कनेक्टेड होता है, और इसी रास्ते को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये नहीं देखता कि तुम उस रास्ते से ट्रैवल कर सकोगे या नहीं कर सकोगे, उसे तो केवल इतना मतलब है कि अच्छा अच्छा ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट ए, चलो भाई दोनों को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो। और ये जो लेंथ आएगी, दैट लेंथ विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। मैं इसे भी लिखता हूं, देखो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, अच्छा मान लो ये तो ब्रिज के ही लेंथ के इक्वल होगा ना, तो इसे हम मान लेते हैं 30 मीटर्स। 30 मीटर्स, तो ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 30 मीटर्स। लेकिन मैंने कहा था
कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसे हम हमेशा डायरेक्शन की हेल्प से लिखेंगे। तो चलो हम इसमें डायरेक्शन अटैच कर देते हैं। 30 मीटर्स कौन से डायरेक्शन में? या तो तुम मान लो कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। डायरेक्शन बताने का एक तरीका होता है कि हम किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें और उसके अपोजिट वाले को नेगेटिव मान लें, तो ये भी एक तरीका है। या फिर तुम चाहो तो हाँ लिख सकते हो कि ये ईस्ट डायरेक्शन है, दिस इज ईस्ट। इतना तो जानते होगे। देखो ये ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और ये वाला डायरेक्शन वेस्ट। तो तुम चाहो तो लिख सकते हो 30 मीटर ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन में 30 मीटर्स ट्रेवल किया तुम्हारे फ्रेंड ने, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। और ये जो टोटल पाथ लेंथ था, जो कि एक्चुअल लेंथ था दो पॉइंट्स के बीच का, दैट इज डिस्टेंस। आई होप कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट यहां से तुम्हें क्लियर हुआ होगा। क्लियर है भाई? अब यहां पर मैं तुम्हें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच डिफरेंसेस भी बता देता हूं, देख लो जल्दी से। सो डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ of the actual path covered by an object during motion। तो जो टोटल रास्ता होता है जिसे ऑब्जेक्ट कवर करता है अपने मोशन के दौरान, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, जिस रास्ते से होकर हम जाते हैं, जिस रास्ते को हम एक्चुअल में ट्रैवल करते हैं, उस पूरे रास्ते का लेंथ कहलाता है डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ऑब्जेक्ट जहां से स्टार्ट हो रहा है इनिशियल, ऑब्जेक्ट जहां पर जाकर रुकेगा दैट इज फाइनल। उन दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर दो एक सीधे रास्ते से, तो ये जो रास्ते का लेंथ होगा दैट विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। फिर चाहे तुम उस रास्ते से ट्रैवल कर सको ना कर सको, उससे कोई मतलब नहीं। ये जो रास्ता बना, ये जो स्ट्रेट पाथ बना दो पॉइंट्स के बीच का, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच का, इसी रास्ते को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। नेक्स्ट, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। अच्छा, जीरो कब होगा पहले ये समझ लो। यार अगर ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल ही नहीं किया, ठीक है, अगर उसने मोशन किया ही नहीं, वो रुका हुआ है, फिर तो इसका डिस्टेंस कहो या डिस्प्लेसमेंट कहो, ये तो जीरो ही हो जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया, वो थोड़ा सा भी डिस्टेंस जाता है, हल्का सा भी डिस्टेंस अगर आगे आता है, हर बार उसका डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। अगर ऑब्जेक्ट ने मोशन की है, अगर वो ऑब्जेक्ट मूव हुआ है, तो डिस्टेंस तो भाई हर बार पॉजिटिव ही होगा। अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट को देखो, तो ये तो यार कमाल है, ये तो पॉजिटिव भी हो सकता, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये इवन जीरो भी हो सकता है। अच्छा, डिस्टेंस के केस में मैंने कहा कि ये जीरो तब होगा जब ऑब्जेक्ट मूव ही ना करे। जब ऑब्जेक्ट मूव कर देगा ना, फिर भी उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। बहुत ही कमाल की बात है, फिर से सुनना। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए, वो मूव करे, फिर भी उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा जब ऑब्जेक्ट ने मूव किया। इस बात को मैं एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा, टेंशन मत लो, आगे देखो। डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द एक्चुअल पाथ टेकन। तो ये बात हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये टोटल रास्ते पर डिपेंड करता है, जो एक्चुअल लेंथ था पूरे रास्ते का उस पर डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क पड़ता है केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन से। तुमने स्टार्ट कहां पर किया, तुमने एंड कहां पर किया, इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर देगा और बाकी चीजों से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये चीज है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, हमने डिस्कस किया था पीछे स्केलर और वेक्टर, तो डिस्टेंस स्केलर, वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आ जाओ एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। अगर तुम 10 मीटर ईस्ट जाते हो और फिर उसके बाद 10 मीटर वेस्ट जाते हो, तो तुम्हारी टोटल डिस्टेंस कहलाएगी 20 मीटर्स। ठीक है, 10 मीटर्स अगर तुम ईस्टवर्ड गए, चलो यहां देखो, ये है ईस्ट डायरेक्शन, अगर तुम यहां पर 10 मीटर्स गए, ठीक, और इसके ऑपोजिट अगर तुम 10 मीटर्स वेस्ट में गए, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। ओके, एक सेकेंड रुकना। तो इस केस में अगर तुम्हारी टोटल डिस्टेंस पूछी जाए, तो 10 + 10 डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 20 मीटर्स। यहां पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 + 10 विल बी इक्वल टू 20 मीटर्स। लेकिन इसी सेम केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी 0। अरे सर कैसे सर, ऑब्जेक्ट ने मूव तो किया, ये देखो 10 मीटर्स ईस्ट में गया, 10 मीटर्स वेस्ट में आ गया, तो ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। नहीं भाई, डिस्प्लेसमेंट, यही बात मैं बता रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट केवल डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट पर। जस्ट अ सेकेंड, ये देखो, ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट भी यही है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच कोई गैप नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है, यानी कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0। या फिर इसे तुम ऐसे भी समझ लो, देखो डिस्प्लेसमेंट में एक डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव मानते हैं, ईस्ट को अगर तुमने पॉजिटिव डायरेक्शन माना, तो वेस्ट ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। यही है वेक्टर का नियम।
वेक्टर, जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, अगर वो किसी एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और उस डायरेक्शन को तुमने पॉजिटिव माना, तो उसका ऑपोजिट वाला डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव होगा। अगर तुमने माना कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, तो अगर ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो कोई भी उसका वेक्टर क्वांटिटी तुम्हें बताना हो, वेलोसिटी बताना हो, एक्सेलरेशन बताना हो, डिस्प्लेसमेंट बताना हो, अगर ऊपर के साइड अगर पॉजिटिव है तो नीचे ऑटोमेटिकली नेगेटिव, अगर इस डायरेक्शन में ईस्ट में पॉजिटिव तो वेस्ट ऑटोमेटिकली नेगेटिव। तो ये है वेक्टर का नियम, इस कंसेप्ट को याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने बता दिया। क्लियर? तो अगर ईस्ट में +10 हमने माना तो वेस्ट में -10 हमें मानना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी 0। यही सेम बात मैंने यहां पर भी लिखी हुई है। कंसेप्ट तुम याद रखोगे, आगे क्वेश्चंस में ये कंसेप्ट तुम्हारा हेल्प करेगा। अच्छा, इस सेम एग्जांपल में देख लो, इस सेम एग्जांपल में यहां पर पॉइंट बी से पॉइंट ए तक अगर तुम्हारा फ्रेंड आया तो डिस्प्लेसमेंट है 30 मीटर्स ईस्ट। लेकिन अगर तुम्हारा फ्रेंड इसी सेम रास्ते से वापस लौट कर चला जाए, ए से बी डिस्प्लेसमेंट इसी रास्ते से होकर चला जाएगा, तो उसकी भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0, बिकॉज वो उसी पॉइंट पर पहुंच गया जहां से उसने स्टार्ट किया था। इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गए, डिस्प्लेसमेंट 0। तो इस बात को याद रख सकते हो। चलो अब हम आगे की बातों को डिस्कस करें। अपना अगला टॉपिक है, अच्छा टॉपिक से पहले कुछ क्वेश्चंस है, आ जाओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो भी कंफ्यूजन है वो यहां आकर खत्म हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यहां हमें फाइंड करना है। रीड करो क्वेश्चन, मैं साइड हो जाता हूं, देखो जरा। कर लिया? रीड कर लिया? यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए बी एंड सी। एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करना स्टार्ट करता है फ्रॉम पॉइंट ओ, ओरिजिन, इसे ओरिजिन माना गया है क्वेश्चन के अंदर। यहां से ऑब्जेक्ट मूव करता है, ये जाता है सी पर, सी के बाद ये पहुंचता है बी पर, बी के बाद ये आता है पॉइंट ए पर, यहां ऑब्जेक्ट पहुंचा। अगेन ए पर ये रुकता नहीं है, ए के बाद ये ऑब्जेक्ट मूव करते करते वापस ये आ जाता है पॉइंट सी पर और यहां आकर ये रुकता है। तो ये इसकी जर्नी है, पहले पहुंचा पॉइंट ए तक और ए से घूमकर, ये ऐसे ही भाई घूम गया है, ठीक, ये ए से घूमकर आ गया पॉइंट सी पर, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है डिस्टेंस की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो ये क्या, ये हार्ड है भाई? करो यार, जल्दी से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो एक बार जल्दी से। आ जाओ देखते हैं डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना। देखो, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, टोटल रास्ता का लेंथ। तो टोटल लेंथ कितना है 100 मीटर्स, और ये इधर 10 20 30 40 50 60। तो टोटल लेंथ कितना होगा? डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, यहां लिखता हूं देखो, डिस्टेंस 100 मीटर्स प्लस इधर लौट कर आया 60 मीटर्स, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 160 मीटर्स। बोलो एग्री करते हो ना? 100 माइनस कर दो 40, टोटल रास्ता इस बीच का गैप निकल जाएगा 60 मीटर्स का। ओ से ए तक गया 100 मीटर्स का, देखो ऊपर है 100 मीटर्स, 100 मीटर्स ओ से लेकर ए तक, और ए से लेकर वापस सी तक अगर तुम देखो तो यहां पर है 60 मीटर्स। तो 100 प्लस 60, डिस्टेंस इज इक्वल टू 160 मीटर्स। क्लियर है? चलो मैं इसे इरेज करता हूं। अब हम डिस्प्लेसमेंट को सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस तुमने जान लिया, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 60 मीटर्स, 160 मैं यहां लिख देता हूं, 160 मीटर्स। बोल यार, क्लियर? डिस्टेंस 160 आ गया। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताओ यार जल्दी से, डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये होता है बिटवीन इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस। तो ये रहा, ये देखो इनिशियल, ये रहा फाइनल, इनके बीच का कितना गैप है? इनके बीच का डिस्टेंस है 40 मीटर, डिस्प्लेसमेंट आ गया 40 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट इज 40 मीटर्स। टेंशन मत लेना अगर हमने इसमें डायरेक्शन नहीं लिया, हमने डायरेक्शन ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड मान लिया है। हमने मान लिया कि ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो इसमें पॉजिटिव 40 मीटर्स, अगर पीछे लौट कर आता तो नेगेटिव लेते हैं हम। तो ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गई 40 मीटर्स। हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बातें फाइंड कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। कैन एन ऑब्जेक्ट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट इफ इट हैज मूव्ड अ सर्टेन डिस्टेंस? सोचो भाई, सोचो क्या पूछ दिया गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर ऑब्जेक्ट ने सर्टेन डिस्टेंस को ट्रैवल किया, अगर वो कुछ दूर ट्रैवल करके जा रहा है, तो क्या इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? सोचो सोचो सोचो, क्या अगर ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रैवल की है तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? सोच लिया? चलो आंसर करते हैं। यस, ये पॉसिबल है, दिस इज ट्रू। कैसे सर? आ जाओ देख लो यार। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे इस रास्ते पर ट्रैवल करे, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है, ऑब्जेक्ट ट्रैवल करना स्टार्ट करता है पॉइंट ए से, और ए से ट्रैवल करके ये पहुंचता है पॉइंट बी तक। और अगर पॉइंट बी से ये ऑब्जेक्ट ट्रैवल करके वापस पहुंच जाए कहां पर? ये पहुंच जाए पॉइंट ए तक, तो इस केस में इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया। और अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि जब भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स क्या हो जाए, सेम हो जाए, उस केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0। अरे भाई यहां पर कोई गैप तो
कोई गैप नहीं बन रहा, इनिशियल और फाइनल दोनों सेम ही जगह पर है, कोई गैप नहीं है, यानी कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। या फिर एक और केस भी पॉसिबल है, अगर इमेजिन करो कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो, ये मान लो, ये इसे हम कह देते हैं दिस इज पॉइंट ए। वेट करो यार, थोड़ा अच्छा बना ले। हाँ देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करे, पॉइंट ए से स्टार्ट करे और वापस घूम फिर कर ये पॉइंट ए तक ही पहुंच जाए, ऐसे मूव किया और मूव करके ये वापस पॉइंट ए तक आ जाता है, तो अगेन इस केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ऑल्दो यहां पर कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो है, ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है तो डिस्टेंस तो होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, बिकॉज इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स सेम हो गए। तो ये कंडीशन पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट घूम फिरकर वापस अपने इनिशियल पॉइंट पर आ जाए, तो यहां पर डिस्टेंस तो होगा ऑब्जेक्ट के पास, बट उसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्लियर है यार? चलो, अब अपना अगला कंसेप्ट है स्पीड। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी। अभी तक हमने दो टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस किया, पहला था डिस्टेंस, दूसरा था डिस्प्लेसमेंट। अब आ जाओ अगले फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं, जो कि है स्पीड। स्पीड क्या होता है भाई? स्पीड क्या होता है किसे नहीं पता है सर? क्या सर, स्पीड तो सभी को पता है, बस, ट्रक, बाइक, बैलगाड़ी, नहीं बैलगाड़ी को छोड़ दो, किसी भी अगर व्हीकल से तुमने ट्रैवल किया होगा तो यार वहां पर एक स्पीड होती है, ठीक है, एक इंडिकेटर होता है जिसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं, वहां पर उस व्हीकल का स्पीड दिख रहा होता है, ठीक। तो 10 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन का स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हमने अलग अलग व्हीकल्स की स्पीड देख रखे हैं। स्पीड हमें क्या बताता है? स्पीड हमें यह बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट ट्रेवल कर रहा है या फिर ऑब्जेक्ट कितना स्लो ट्रेवल कर रहा है। यह बताता है स्पीड कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट ट्रेवल कर रहा है या ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी स्लो है, वो कितना धीरे ट्रेवल कर रहा है, ये सारी बातें। आ जाओ इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। स्पीड का डेफिनेशन क्या है? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड या फिर 1 आवर, 1 लेना है हमें, यूनिट 1 बनाना है। यूनिट टाइम मींस 1, तो 1 सेकेंड हो सकता है, जैसे कि हम बताते हैं ना 50 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड के अंदर वो जो है ऑब्जेक्ट 50 मीटर जा रहा है। या फिर हम किलोमीटर में अगर बताते हैं तो बताते हैं 70 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 आवर में ऑब्जेक्ट जो है 70 किलोमीटर जा रहा है। तो हमेशा हम टाइम को यूनिट बनाकर चलते हैं, 1 बनाकर चलते हैं। दैट इज स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड निकालना हो हमें, तो हम सिंपली कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। स्पीड की वैल्यू क्या, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। जो भी डिस्टेंस है उसे टाइम से डिवाइड करेंगे, हमें ऑब्जेक्ट का स्पीड पता चल जाता है। स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। कैसे आया देखो, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, मीटर बाय सेकंड इज मीटर पर सेकंड, ठीक है। स्पीड कैसी क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर? तो ये एक स्केलर क्वांटिटी, यानी कि यहां पर डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। ओके, चलो अब हम बात करते हैं यार एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, जो कि है एवरेज स्पीड। ये क्या होता है? एवरेज स्पीड किसे कहते हैं? व्हाट इज एवरेज स्पीड? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एवरेज स्पीड याद रखो, एक सेकेंड रुकना। व्हाट इज एवरेज स्पीड? तो यार एवरेज स्पीड का कंसेप्ट वहां आएगा जहां पर ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करे किसी सर्टेन टाइम इंटरवल में। क्या बताया मैंने? सुनो, एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा आसान होगा। या तुम अगर स्कूल बस से स्कूल जाते होगे तो तुमने देखा होगा कि जब तुम्हारे स्टॉपेज पर बस रुकती है तो उस समय उसकी स्पीड 0 होती है। कुछ समय बाद वो बस की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। फिर हो सकता है कि बस किसी मार्केट प्लेस से जाए, किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके से जाए, तो उस समय अगेन उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। फिर अगर ड्राइवर को कहीं पर रास्ता खाली मिलता है तो उस समय वो स्पीड, बस को स्पीड से भगाता है, तो बस की जो स्पीड है कभी ज्यादा कभी कम, इस तरीके से चेंज होते रहती है। तो अगर हम ऐसा क्वेश्चन पूछें बस ड्राइवर से कि ये बताओ भाई कि जब तुमने स्टॉपेज से बस को स्टार्ट किया और तुम स्कूल तक बस को लेकर आए, इस टोटल जर्नी के दौरान तुम्हारी बस की स्पीड क्या रही? तो वो तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, अरे यार ये मैं कैसे बताऊं, कभी तो मैंने बस को रोक दिया था, कभी तो सड़क खाली मिली थी तो मैंने बस को फास्ट कर दिया था, कभी तो मैंने बस को स्लो कर दिया था ट्रैफिक के अंदर। तो मैं कौन सी स्पीड बताऊं? क्या इसे मैं 10 किलोमीटर पर आवर बताऊं, या इसे मैं 30 किलोमीटर पर आवर बताऊं, या 0 किलोमीटर पर आवर बताऊं? वो तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि जर्नी के दौरान उसने अलग अलग स्पीड से बस को भगाया था। तो अब काम आता है एवरेज स्पीड का कंसेप्ट। एवरेज स्पीड क्या बताएगा कि इस पूरे जर्नी के दौरान, याद रखो मैं पूरे जर्नी की बात कर रहा हूं, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट जहां से भी बस स्टॉप से वो बस स्टार्ट हुई वहां से लेकर स्कूल तक में, उस टोटल जर्नी में एक स्पीड की ऐसी वैल्यू जो कि बताई जाए
टोटल जर्नी के लिए बताई जाए वो कहलाती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी? उस टोटल जर्नी में जो भी स्पीड थी उसे हम एवरेज स्पीड कहते हैं, क्योंकि बस कभी ज्यादा, कभी कम, कभी वो रुक जा रही है, कभी वो फास्ट चल रही है, अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रही है। तो हम क्या अलग अलग स्पीड्स बताएंगे कि सर कभी 30 था, कभी 20 था, कभी 0 था? ऐसा तो नहीं बताएंगे। तो उस पूरे जर्नी के लिए जो हम एक स्पीड की वैल्यू बता सकते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एवरेज स्पीड। और इसे निकालते कैसे हैं ये इंपॉर्टेंट है। हम टोटल डिस्टेंस देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ने, किसी बस ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, और कितने टाइम के अंदर ट्रेवल किया, इससे हमें मिलता है एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का जो भी डिस्टेंस रहा होगा, टोटल डिस्टेंस, उसे अगर हम डिवाइड कर दे टोटल टाइम से तो हमें मिल जाता है एवरेज स्पीड। अब मैं एक बहुत ही छोटा सा एक्टिविटी तुम्हें बताता हूं, तुम करके देखना, तुम एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हो। तो यार स्कूल अगर तुम साइकिल से जाते होगे, या तुम्हें अगर पेरेंट्स ड्रॉप करते होंगे, या हो सकता है तुम बस से जाते हो, किसी भी चीज से, तुम्हें अपने घर से अपने स्कूल तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे करेंगे सर? रोड पे जाके मेजरमेंट करें? नहीं यार, गूगल मैप्स का यूज करो और तुम डिस्टेंस फाइंड कर लो। एक अप्रोक्सीमेट आइडिया तुम्हें मिल जाएगा डिस्टेंस का, ठीक है। हो सकता है एक्यूरेट ना हो, बट तुम्हें एक अप्रोक्सीमेट आइडिया मिल जाएगा डिस्टेंस का। तो टोटल डिस्टेंस तुमने देख लिया स्कूल से लेकर घर तक का। अब तुम टाइम नोट करना। अगर तुम बस से जाते होगे तो तुम बस का टाइम नोट करना कि बस को एग्जैक्टली कितना टाइम लगा, टोटल टाइम कितना लगा स्कूल पहुंचने में। क्या तुम अगर अपने पेरेंट्स के साथ जाते होगे तो तुम ये नोट कर लेना कि पापा को कितना टाइम लगा या मम्मी को कितना टाइम लगा तुम्हें स्कूल ड्रॉप करने में। उस टोटल डिस्टेंस को, जो कि तुमने गूगल मैप से फाइंड किया था, उसे तुम डिवाइड करोगे टोटल टाइम से, तुम्हें अपने पेरेंट्स का या बस का जो भी एवरेज स्पीड है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये एक्टिविटी करके देखना, तुम्हें एवरेज स्पीड का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। क्लियर है? एवरेज स्पीड याद रखोगे फॉर्मूले को, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ओके, अब हम समझते हैं वेलोसिटी को। तो यार स्पीड का ही भाई होता है वेलोसिटी, लेकिन भाई है तो अब एग्जैक्टली तो सेम हो ही नहीं जाएंगे, थोड़े से तो डिफरेंसेस रहेंगे। तो यहां पर भी थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? वेलोसिटी में स्पीड तो है ही, वेलोसिटी के अंदर स्पीड तो इंक्लूडेड है, स्पीड तो यहां पर इन्वॉल्व है, बट इसके साथ साथ एक और चीज इन्वॉल्व है, दैट इज डायरेक्शन। क्या है ये? डायरेक्शन। तो अगर हम वेलोसिटी को, अगर हम स्पीड में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व कर दें तो उस समय हम कह सकते हैं कि दैट इज वेलोसिटी। स्पीड में अगर क्या जोड़ दो? डायरेक्शन जोड़ दो, तो बन जाता है वो वेलोसिटी। क्लियर? आ जाओ हम वेलोसिटी के डेफिनेशन को देख लेते हैं। इट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। अगेन यहां पर भी यूनिट टाइम ही देखना है हमें। स्पीड में हमने क्या समझा कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है टाइम के अंदर, यूनिट टाइम के अंदर। यहां पर हम क्या देखेंगे? ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना है। चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना, स्पीड स्केलर क्वांटिटी था तो वहां हमने उसे स्केलर की हेल्प से देखा, डिस्टेंस भी स्केलर था। देखो, फिर से देखो जल्दी से, स्पीड स्केलर क्वांटिटी था तो उसे हमने डिस्टेंस, जो कि अगेन एक स्केलर क्वांटिटी था, उसकी हेल्प से मेजर किया। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसे हम एक वेक्टर क्वांटिटी की हेल्प से मेजर करते हैं, जो कि है डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ने यूनिट टाइम के अंदर, 1 सेकंड के अंदर, 1 आवर के अंदर ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ये हमें वेलोसिटी की वैल्यू दे देगी। क्लियर? और वेलोसिटी को कैसे याद रखोगे? याद रखोगे इट इज स्पीड विथ डायरेक्शन। अगर हम स्पीड को बता रहे हैं डायरेक्शन के साथ साथ, तो ये वेलोसिटी कहलाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। क्लियर? आ जाओ, वेलोसिटी निकालते कैसे हैं? वेलोसिटी निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते। स्पीड निकालते थे डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके, वेलोसिटी निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करके। क्लियर? चलो, ऐसा यूनिट यहां पर भी सेम रहेगा, क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर में ही मेजर करते हैं और टाइम तो अगेन सेकंड में ही, तो ये मीटर पर सेकंड ही हो जाता है यूनिट। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट सेम है, मीटर पर सेकंड। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी थी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि यहां पर डायरेक्शन इन्वॉल्व है। चलो हम समझते हैं एवरेज वेलोसिटी को। किसे? एवरेज वेलोसिटी को। तो वही सेम बात कि अगर ऑब्जेक्ट ट्रैवल करे सर्टेन इंटरवल के अंदर, अलग अलग वेलोसिटीज से ट्रैवल करे, कभी उसकी वेलोसिटी घट रही है, कभी उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो उस पूरे जर्नी का अगर वेलोसिटी हमें निकालना हो तो हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। क्लियर है? जिस तरीके से हम टोटल जर्नी के लिए एवरेज स्पीड बताते थे, तो उसी तरीके से टोटल जर्नी के लिए हम एवरेज वेलोसिटी बताते हैं। बिकॉज कभी वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा रही होगी, कभी वेलोसिटी की वैल्यू कम रही होगी, तो पूरे जर्नी में वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो हमें एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी से पता चलता है। और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसे कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे ऑब्जेक्ट का और उसे टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे। तो याद रखना,
टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम गिव्स अस एवरेज वेलोसिटी। लेकिन यहां पर एक और कंसेप्ट भी है। कंसेप्ट क्या है? यहां पर एवरेज वेलोसिटी का हमारे पास एक और फॉर्मूला भी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। यहां पर तो मैं स्टार मार्क लगाऊंगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों? क्योंकि इसे इसे तुम आगे यूज करने वाले हो। कहां पर इसे तुम यूज करने वाले हो? डेरिवेशन के अंदर, इक्वेशंस ऑफ मोशन के डेरिवेशन के अंदर, इसलिए मैंने यहां पर स्टार मार्क कर दिया। जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव कर रहे होंगे ना, वहां पर इस फॉर्मूले की जरूरत होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो। फिलहाल एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? इनिशियल वेलोसिटी यानी कि v प्लस, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u प्लस फाइनल वेलोसिटी यानी कि v डिवाइडेड बाय 2। v प्लस u डिवाइडेड बाय 2 गिव्स अस एवरेज वेलोसिटी। और इस फॉर्मूले को तुम तब यूज करोगे जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हो। यानी कि ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, वो चेंज नहीं होगी। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उस केस में हम एवरेज वेलोसिटी के इस फॉर्मूले का भी यूज करते हैं। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। तुम्हें टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम, ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी पता है, ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी पता है, तुम सिंपली उसे ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तुम्हें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। तो हो गया ना काम आसान? बस याद रखोगे इसे। चलो अब देख लो डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो बहुत ही आसान बात है, आ जाओ हम एक बार देख लेते हैं जल्दी से। तो स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या है? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम के अंदर ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, वो ऑब्जेक्ट का स्पीड बताता है। वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अरे सर, यहां पर भी डिस्टेंस आपने लिख दिया, आपको तो डिस्प्लेसमेंट लिखना था। तो देखो तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, आ गया ना डायरेक्शन, तो डिस्टेंस विथ डायरेक्शन इज अ डिस्प्लेसमेंट। तो ये घुमा फिरा कर डिस्प्लेसमेंट ही लिखा है, कंफ्यूज मत होना। सो इट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। ओके, तो ये डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो बट इट कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड तो भाई स्केलर क्वांटिटीज हैं, स्केलर क्वांटिटीज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा, या फिर ये जीरो हो सकता है। जीरो कब होगा? अगर यार, अगर ऑब्जेक्ट ने मूव ही नहीं किया, अगर ऑब्जेक्ट अपनी जगह खड़ी है, तो इसकी स्पीड कितनी बताओगे? इसकी स्पीड जीरो है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फिर चाहे वो बहुत ही धीरे धीरे मूव करे, बहुत ही धीरे धीरे, फिर भी उसकी स्पीड पॉजिटिव होगी। ठीक है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही होती है। स्पीड तब जीरो होगी जब ऑब्जेक्ट मूव ही ना करे। वेलोसिटी को देख लेते हैं। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है। वेलोसिटी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव तीनों ही हो जाएगा। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये बात याद रखोगे। क्लियर? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल देख लो। कभी भी हमें स्पीड बतानी हो किसी ऑब्जेक्ट की, तो हम बताते हैं 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से। वेलोसिटी जब भी हम बताते हैं ऑब्जेक्ट का, तो वहां पर हम डायरेक्शन भी बताते हैं। जैसे कि वेलोसिटी ऑफ अ कार इज 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। टुवर्ड्स नॉर्थ, तो हमें बताना पड़ा कि टुवर्ड्स नॉर्थ, वो नॉर्थ में पॉजिटिव, नॉर्थ साइड में 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है। तो ये उसकी स्पीड हो गई, ये उसकी डायरेक्शन हो गई। स्पीड विथ डायरेक्शन इज वेलोसिटी। क्लियर है? अच्छा, अगर किसी जगह तुम्हें ऐसा दिखे कि वहां पर कोई डायरेक्शन लिखा ही नहीं है और क्वेश्चन में लिखा है वेलोसिटी, तो तुम मान लेना कि क्वेश्चन के अंदर किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव माना गया है, इसलिए डायरेक्शन नहीं लिखा गया। तो ये भी होता है कि डायरेक्शन को अगर किसी ने पॉजिटिव मान लिया, यूजुअली क्लास 9 के अंदर तुम याद रखोगे कि जो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, दिस साइड, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसे हम पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं मोशन का। और ये जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसे हम नेगेटिव डायरेक्शन मानते हैं। इसी तरीके से पॉजिटिव वाई डायरेक्शन को भी हम पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं मोशन का, और नेगेटिव वाई में आओगे तो इसे हम नेगेटिव डायरेक्शन मानते हैं मोशन का। तो इसलिए हो सकती है कि कुछ क्वेश्चंस तुम्हें ऐसी दिखे जहां पर अलग से डायरेक्शन ना लिखा गया हो, तो तुम मान लोगे इसी को। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा होगा इसलिए वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है, या ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है, वो नेगेटिव होगी। क्लियर है? इस बात को भी याद रखोगे। ये मैं क्वेश्चंस के लिए तुम्हें बता रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान ये बातें तुम्हें काम में आएंगी। आ जाओ हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, रीड करो जल्दी से इसे। क्वेश्चन है अबाउट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। रीड कर लिया? चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में यह है कि उषा एक स्विमिंग पूल में स्विम कर रही है और पूल का लेंथ हमें पता है। तो यार एक पूल बना लेते हैं पहले। तो पूल में चलो ब्लू ब्लू वाटर फिल कर दे। आज ब्लू है पानी पानी, तो ब्लू पानी फिल कर दो। ये पानी आ गया।
ठीक है, और क्या लिखा है, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। ओके, तो टाइम हमें पता है, टाइम इज इक्वल टू 1 मिनट। हम इसे यहीं पर सेकंड्स में चेंज कर लेते हैं, इट विल बी इक्वल टू 60 सेकंड्स। याद रखना, क्वेश्चन में यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, लेंथ मीटर में था, एसआई यूनिट में था, तो मैंने टाइम को भी एसआई यूनिट सेकंड्स में ही चेंज कर दिया। ओके, बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी। ओके, क्वेश्चन क्या है मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो, एक पुल है जिसका लेंथ हमें पता है 90 मीटर्स। पुल का लेंथ है 90 मीटर्स। अब उषा जो है ये क्या करती है इस पुल के अंदर, ये उषा स्विम करती है एक साइड से, यहां से स्टार्ट करती है, ये जाती है उषा स्विम करके यहां तक, दूसरे एंड तक, और ये वापस यहां से स्विम करना स्टार्ट करती है और ये वापस आ जाती है इसी सेम पॉइंट पर जहां से उसने स्टार्ट किया था। ए पॉइंट से स्टार्ट किया, बी पॉइंट तक गई और बी से स्विम करके वापस ए पॉइंट तक आ गई। हमें बताना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। चलो फॉर्मूले को यूज करते हैं और बताते हैं। आ जाओ, देखो, सबसे पहले हम एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। एवरेज स्पीड, ओके, तो अब यहां पर तुम एवरेज स्पीड का सिंबल भी देख लो। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, v एवरेज, वेलोसिटी एवरेज या स्पीड एवरेज। अब यहां कंफ्यूज मत होना यार, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों के लिए हम सेम सिंबल का यूज करते हैं, v एवरेज यानी कि स्पीड एवरेज, और यही सेम सिंबल हम एवरेज वेलोसिटी में भी यूज कर सकते हैं। टेंशन की बात नहीं है, सिंबल सेम हो सकता है। ओके, अब देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था, ये होता था टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, फॉर्मूला जस्ट हमने पीछे सीखा। आ जाओ, टोटल डिस्टेंस देखो, 90 इधर, 90 वापस आने में, तो 90 प्लस 90, और टोटल टाइम कितना है, टाइम तो हमें पता ही है, टाइम है 60 सेकेंड्स का। तो इट विल बी इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 60। ऊपर है मीटर, नीचे है सेकेंड्स, इसे जल्दी से काट पीट लो, ये आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी आ गई, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इसे कैसे निकालेंगे, अगेन सिंबल तो सेम है, वेलोसिटी एवरेज, वहां पर था स्पीड एवरेज, सिंबल सेम, यहां पर वेलोसिटी एवरेज, बट फॉर्मूला चेंज रहेगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट, ओहो, टोटल डिस्प्लेसमेंट समझ जाओगे, एक सेकेंड यार, थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, हाँ चलो, डॉट टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके, तो अब बताओ मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां पर कितना होगा। यस, जल्दी से बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी। मैंने बार बार कहा है कि एक डायरेक्शन को अगर तुम पॉजिटिव लोगे, और यूजुअली क्लास 9th के अकॉर्डिंग तुम्हें पॉजिटिव एक्स वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, यानी कि जब वो ऑब्जेक्ट, ये जो उषा थी, ठीक है, ऑब्जेक्ट मैंने कह दिया, ये तो पर्सन है, जब ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है तो इसके डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे, पॉजिटिव 90 मीटर्स। ठीक है, और जब ये लौट कर वापस आएगी तो इस वाले डायरेक्शन को हम नेगेटिव 90 मीटर्स मानेंगे, नेगेटिव। सो 90 माइनस 90 तुम समझ चुके होगे, नीचे है टाइम 60 सेकेंड्स, ऊपर आ गया 0, 0 डिवाइडेड बाय 60, इट इज अगेन 0 मीटर पर सेकेंड। देख लो, रिजल्ट तुम्हारे सामने है। ऑब्जेक्ट ने ऑल्दो ट्रैवल किया, बट ट्रैवल करने के बाद एवरेज स्पीड तो चलो आ गई, लेकिन एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू 0। तो ये पॉसिबल है, इसलिए पॉसिबल है बिकॉज वो वेक्टर क्वांटिटीज है, वहां डायरेक्शन इन्वॉल्व है, डायरेक्शन इन्वॉल्व होने के कारण वहां पर हमें पॉजिटिव नेगेटिव देखना होता है, तो इसलिए वो 0 आया। स्केलर क्वांटिटीज में पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट ने मूव किया तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, फिर चाहे वो स्पीड हो, फिर चाहे वो डिस्टेंस हो, एवरेज स्पीड हो, वो सारे वैल्यूज पॉजिटिव आएंगे अगर ऑब्जेक्ट ने मूव किया। ये 0 हो सकता है, अगर ऑब्जेक्ट ने मूव किया उसके बाद भी ये 0 हो सकता है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ये न्यूमेरिकल था बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। चलो, अगला कंसेप्ट है एक्सेलरेशन का। अब यार एक्सेलरेशन ऐसा कंसेप्ट है जो बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम करता है। एक्सेलरेशन सर, स्पीड वेलोसिटी सब क्लियर है, एक्सेलरेशन सर समझ ही में नहीं आता, एक्सेलरेशन बड़ा डाउट होता है, एक्सेलरेशन क्या है, जब भी हम कुछ लिख कर आते हैं एग्जाम में गलत ही हो जाता है। चलो आज ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, आज ये जो डाउट है ना एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग, ये खत्म हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है समझो जरा, आ जाओ पहले इसे एग्जांपल से समझते हैं, बाद में हम डेफिनेशन पर आ जाएंगे। चलो एग्जांपल पर आ जाओ। देखो,
यहां पर आप देख सकते हो कि एक साइकिल है और एक बाइक है, ठीक है, इसी का मोशन है। यहां पर ये मत बोलना दो साइकिल दो बाइक है, ये पहले साइकिल इस स्टेट में थी, थोड़े समय बाद ऐसी हो गई। तो स्टार्टिंग में मान लेता हूं कि इसकी स्पीड कितनी रही होगी यार, मान लो 6 मीटर पर सेकेंड साइकिल है, और हम देख रहे हैं आफ्टर 1 मिनट। तो 1 मिनट के बाद साइकिल की स्पीड हो जाती है 6 से बढ़कर 18 मीटर पर सेकेंड। ओके, स्पीड मानो या वेलोसिटी कहो, क्योंकि डायरेक्शन जब तक सेम रहेगा ना तब तक स्पीड या वेलोसिटी सभी सेम रहेंगे। तो मैं यहां पे स्पीड कहूं या वेलोसिटी कहूं सेम ही बात है, क्योंकि डायरेक्शन हमने इस वाले डायरेक्शन को मान लिया है। क्लियर? तो इसकी स्पीड या वेलोसिटी स्टार्टिंग में थी 6, फिर एक समय 1 मिनट के बाद अगर हम देखें तो इसकी स्पीड या वेलोसिटी हो गई 18 मीटर पर सेकेंड। अगेन अब बाइक के केस में देखो, यहां पर इसकी स्टार्टिंग में हम स्पीड या वेलोसिटी मान लेते हैं, लेट्स से कितना माने, 60 मान ले, चलो 60 मीटर पर सेकेंड। और थोड़े समय बाद यहां पर भी चलो टाइम सेम ही मान लो, टाइम इज इक्वल टू 1 मिनट। 1 मिनट के बाद चूंकि ये बाइक है बहुत ही तेजी से एक्सेलरेट हुई होगी, बहुत ही तेजी से इसने वेलोसिटी को चेंज किया, मान लो 180 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब आ जाओ यहां पर एक्सीलरेशन कहां है सर। अच्छा, ये एग्जांपल तो क्लियर है ना, बहुत ही सिंपल सी बात है भाई। साइकिल चला रहे थे, स्टार्टिंग में साइकिल की स्पीड रही होगी 6 मीटर पर सेकेंड, थोड़े समय बाद साइकिल की स्पीड बढ़कर तुमने कर दी 18 मीटर पर सेकेंड। साइकिल को तेजी से पैडल किया, साइकिल की स्पीड बढ़ गई, हो गई 18 मीटर पर सेकेंड। स्टार्टिंग में बाइक की स्पीड थी 60 मीटर पर सेकेंड, और थोड़े समय बाद इसकी स्पीड बढ़कर हो गई 180 मीटर पर सेकेंड। इसे एक्सेलरेट किया, ठीक है, क्लच दबाया, बहुत ही तेजी से बाइक आगे बढ़ गई। ठीक है, चलो टाइम यहां पर दोनों जगह मैंने सेम मान लिया। अब हम यहां पर देखते हैं वेलोसिटी का चेंज या फिर स्पीड में कहां पर चेंज आया, कितना ज्यादा चेंज आया। वेलोसिटी का चेंज हम देखने वाले हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो डेल्टा वी। डेल्टा वी कैसे लिखाएगा, ये लिखाएगा इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू इनिशियल, वी यानी कि फाइनल वेलोसिटी, यू यानी कि स्टार्टिंग में जो स्पीड थी इनिशियल स्पीड थी, वी यानी कि फाइनली जो स्पीड रही होगी। क्लियर? आ जाओ चेंज इन वेलोसिटी हम देखते हैं। चेंज इन वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनली स्पीड थी 18, इनिशियली थी 6, सो 18 माइनस 6 इज 12 मीटर पर सेकेंड। ये चेंज आया, हम चेंज देख रहे हैं, स्पीड या वेलोसिटी का चेंज देख रहे हैं। तो कितने का चेंज है, 12 मीटर पर सेकेंड का चेंज है। यहां पर चेंज देखो डेल्टा वी, अगेन फॉर्मूला सेम रहेगा, वी माइनस यू इज इक्वल टू 180 माइनस स्टार्टिंग में स्पीड थी 60, इट इज इक्वल टू 120 मीटर पर सेकेंड। बोलो एग्री करते हो? यहां पर वेलोसिटी का चेंज आया 12 मीटर पर सेकेंड, और नीचे बाइक के केस में वेलोसिटी का चेंज आया 120 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर हमने वेलोसिटी नहीं देखा, हमने यहां पर वेलोसिटी में होने वाले चेंज को देखा, या फिर स्पीड में होने वाले चेंज को देखा, क्योंकि स्पीड भी तो वेलोसिटी का ही पार्ट है ना। वेलोसिटी क्या है, स्पीड विथ डायरेक्शन, तो स्पीड तो इन्वॉल्व होगा ही। तो यहां पर स्पीड में चेंज या वेलोसिटी में चेंज आया 12 मीटर पर सेकेंड का। नेक्स्ट वाले बाइक के केस में आया वेलोसिटी में चेंज 120 मीटर पर सेकेंड का। तो जब भी हम एक्सेलरेशन को देख रहे होते हैं तो पहली बात तो ये दिमाग में बैठा लो कि हम केवल स्पीड या वेलोसिटी को नहीं देख रहे होते, हम देख रहे होते हैं उसमें होने वाले चेंज को। अगर मैं यहां पर सिंपली पूछूं कि चेंज कहां पर ज्यादा है, तो तुम बताओगे सर यहां पर 120 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया, जबकि वहां पर केवल 12 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया। तो चेंज नीचे वाले केस में ज्यादा है। लेकिन ये एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं है। एक्सेलरेशन हमें कब मिलेगा, एक्सेलरेशन तब मिलेगा जब हम इसे टाइम से डिवाइड करेंगे, इस चेंज को डिवाइड करेंगे टाइम से। तो एक्सेलरेशन इस केस में कितना होगा, 12 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई टाइम को भी सेकेंड्स में चेंज करो, इट विल बी इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो 60 से डिवाइड करो, 12 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसे डिवाइड करो, ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया 0.2। और ये देखो ये सेकेंड ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस सेकेंड के साथ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। ये सेकेंड ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, सेकेंड का स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट केस, यहां पर एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू है, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 120 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम, अगेन यहां पर भी 60 सेकेंड्स। ठीक है, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करो, 0 से 0 कट गया, 6 2 12, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन 0.2 आया साइकिल के केस में, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड आ गया बाइक के केस में। एक्सेलरेशन कहां पर ज्यादा, बाइक के केस में ज्यादा। क्यों बाइक के केस में ज्यादा, बिकॉज यहां पर वेलोसिटी में ज्यादा चेंज आई। तो एक्सेलरेशन डिपेंड करता है कि कहां पर वेलोसिटी में चेंज आया।
जहां पर ज्यादा वेलोसिटी में चेंज आएगा वहां पर एक्सेलरेशन ज्यादा, जहां पर वेलोसिटी में कम चेंज आएगा वहां पर एक्सेलरेशन कम। तो ये है वेलोसिटी का कंसेप्ट। एक्सेलरेशन, सॉरी, ये है एक्सेलरेशन का कंसेप्ट। एक्सेलरेशन हमें ये बताता है कि वेलोसिटी में चेंज ज्यादा कहां पर है। तो वेलोसिटी में चेंज ज्यादा बाइक के केस में यहां पर एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। क्लियर है? एक्सेलरेशन का कंसेप्ट ये बताता है कि कहां पर वेलोसिटी ज्यादा तेजी से चेंज हो रही है। रीड करो। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज, चेंज इन वेलोसिटी याद रखोगे, केवल वेलोसिटी नहीं, उसमें होने वाले चेंज को हम देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में, तो लास्ट में मैंने टाइम से डिवाइड किया, पहले हमने वेलोसिटी के चेंज को देखा और जब हमने उसमें टाइम से डिवाइड किया तो हमें मिल गया एक्सेलरेशन। क्लियर? ठीक है। एक्सेलरेशन कभी भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में होता है। अरे सर, ये कहां से आ गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन? नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन के दो टाइप्स होते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन, मोशन के दो टाइप्स हैं, इसे हम आगे समझेंगे। फिलहाल इतना याद रख सकते हो ना कि जब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मैं डिस्कशन करूंगा, कहीं पर तुमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन देख लिया, उसी केस में एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन हमेशा रिलेटेड होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन से, कभी भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में ही एक्सेलरेशन होगा। क्लियर? इतना बात याद रखो, आगे हम इसे भी समझ लेंगे। एक्सेलरेशन निकालते कैसे हैं? तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम देखते हैं वेलोसिटी में कितना चेंज आया, जैसा कि मैंने पिछले एग्जांपल में तुम्हें दिखाया। पहले हम चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं और उसे हम डिवाइड कर देते हैं टाइम से, हमें मिल जाता है एक्सेलरेशन। क्लियर? एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पीछे मैंने दिखा दिया है। एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगा? चेंज निकालने के लिए हम फाइनल को माइनस करेंगे इनिशियल से, हमें मिल जाएगा चेंज, और चेंज को हम डिवाइड कर देंगे टाइम से, हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन। क्लियर? यही सेम बात मैंने यहां पर भी लिख दी है। अब जो ये बात तुम याद रखोगे, अच्छा एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, तो वेक्टर तो होगा ही, वेलोसिटी वेक्टर तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात हमें क्या याद रखनी है? हमें ये बात याद रखनी है, देखो, जब भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो, उस समय स्पीड बढ़ेगा, स्पीड की वैल्यू बढ़ेगी। जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो, उस समय स्पीड की वैल्यू डिक्रीज होगी। इसका क्या मतलब है सर? आओ इसे एग्जांपल से समझो। मान लो यार, ये तुम हो, ये देखो, ये तुम्हारी साइकिल। क्लियर? ये मस्त तुम अपना साइकिल चलाकर जा रहे हो, ठीक है। इस साइकिल के ऊपर तुम कहीं बैठे हुए होगे, चलो मैं ऐसे दिखा देता हूँ, हम साइकिल के ऊपर स्टंट मार रहे हो, ऊपर बैठे हुए हो। और क्या होता है ना कि पीछे से उसी समय तुम्हारा एकदम अच्छा वाला दोस्त आ जाता है पीछे से, और क्या बोलता है, भाई चलो अब तुम्हारी मौज करवाता हूँ। कैसे मौज करवाएगा? ये आकर साइकिल को धक्का देना स्टार्ट करता है, ये पीछे से साइकिल पर फोर्स लगाता है। ठीक, तुम तो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, यानी कि तुम्हारी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी। क्लियर? तुम्हारे पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ वेलोसिटी था इस डायरेक्शन में। अब तुम्हारा फ्रेंड आता है और वो तुम्हें धक्का देने लगता है इसी सेम डायरेक्शन में। अच्छा, जब भी कोई चीज हमें फोर्स लगाती है, हमारे ऑब्जेक्ट, हमारे ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो जब भी फोर्स आएगा ना, जहां पर भी फोर्स आ जाए वहां पर एक्सेलरेशन भी आ जाता है। एक्सेलरेशन कब आएगा? जब ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाए। तो तुम्हारे साइकिल पर फोर्स कौन लगा रहा है? तुम्हारा फ्रेंड। जैसे ही उसने फोर्स लगाया तो तुम्हारे साइकिल के ऊपर एक्सेलरेशन आ गई। तो इस केस में अगर तुम देखो तो तुम्हारे साइकिल की वेलोसिटी आगे, तुम ऑलरेडी आगे जा रहे थे, कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी तुम्हारे पास, और उसी के साथ साथ तुम्हारे साइकिल के ऊपर अब एक एक्सेलरेशन भी लग रहा है, जो कि तुम्हारा फ्रेंड लगा रहा है उसी सेम डायरेक्शन में। तो तुमने नोटिस किया होगा कि जब तुम साइकिल चला रहे हो और पीछे से अगर कोई तुम्हारा फ्रेंड साइकिल को धक्का देने लगे और तेजी से, तो तुम और तेजी से ट्रैवल करने लगते हो। बिकॉज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उस समय ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होगी, इसलिए तुम्हारी साइकिल की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। इस केस में तुम तेजी से ट्रैवल करने लगते हो। लेकिन अब अगर इसी का ऑपोजिट हो जाए, कोई तुम्हारा ऐसा दोस्त आ जाए जो कि तुमको ज्यादा पसंद नहीं करता, तुमसे चिढ़ रहा है थोड़ा सा, या फिर तुमसे नाराज है, तो अब ये क्या करेगा? ये आएगा पीछे से और ये तुम्हारे पीछे से आकर ये तुम्हारे साइकिल पर एक फोर्स लगाएगा पीछे की साइड। ये तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, अरे चलो बहुत ज्यादा साइकिल चला लिए, अब मुझे चलाने दो। तो अगर मान लो यहां पर एक फ्रेंड आकर ऐसा काम करे, ठीक है, कि अपने दोनों हाथों से साइकिल को रोक ले और पीछे की साइड खींचे, पीछे की साइड खींचे, ठीक। तो अगर साइकिल पर तुम्हारे फ्रेंड ने पीछे की साइड फोर्स लगाया, तो एक्सेलरेशन भी अब कहां आ गया? एक्सेलरेशन भी अब पीछे आ गया। एक्सेलरेशन इस केस में पीछे आ गई। अच्छा, वेलोसिटी कहां है? वेलोसिटी तो अभी भी आगे है, तुम तो अभी भी आगे की साइड चला रहे हो साइकिल पर, साइकिल को अभी भी तुम आगे की साइड ले जा रहे हो, बट फ्रेंड जो है वो फोर्स पीछे की साइड लगा रहा है। एक्सेलरेशन पीछे, वेलोसिटी आगे। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, स्पीड घट जाएगी, तो इसीलिए साइकिल धीरे धीरे अब स्लो होने लगती है। बिकॉज फ्रंट के फोर्स के कारण अब साइकिल पर पीछे की साइड एक एक्सेलरेशन लग रहा है जो कि वेलोसिटी के
तुम्हारे साइकिल के मोशन के ऑपोजिट है, इसलिए इस केस में स्पीड की वैल्यू डिक्रीज होती है। क्लियर? तो ये कंसेप्ट याद रखोगे। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ जाता है, जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो ऑब्जेक्ट का स्पीड डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, ये जो कंडीशन था ना सेकंड वाला केस, जहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में थे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, इसी हम कहते हैं, इसे ही हम एक अलग नाम देते हैं, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन। रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन क्या है? जब ऑब्जेक्ट पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे। लाइक अगर वेलोसिटी ऊपर के साइड है, एक्सेलरेशन नीचे के साइड है, तो ऑब्जेक्ट का स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होगा और इसी स्टेट को हम कहते हैं रिटार्डेशन या डिसेलरेशन। क्लियर है? बता पाओगे रिटार्डेशन या डिसेलरेशन? ओके, चलो अब ये क्वेश्चन है, जल्दी से तुम इसे सॉल्व करो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं यार। चलो तो रीड कर लिया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी कैन चेंज ड्यू टू। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन को हमने समझा दैट इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम, ये है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी में चेंज। अच्छा, वेलोसिटी में चेंज कब आ सकता है? वेलोसिटी में चेंज आ सकता है दो चीजों के कारण, स्पीड के कारण या फिर डायरेक्शन के कारण। क्यों सर? अरे भाई मैंने क्या बताया? मैंने यही तो बताया कि वेलोसिटी दो चीजों से मिलकर बनी है। किन दो चीजों से? एक तो हो गई स्पीड और एक हो गई डायरेक्शन। तो अगर तुम स्पीड को चेंज करोगे तो भी वेलोसिटी चेंज, अगर तुम डायरेक्शन को चेंज करोगे तो भी वेलोसिटी चेंज। और जब भी वेलोसिटी चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन तो होगा, यानी कि चेंज इन स्पीड, करेक्ट है। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये भी करेक्ट है। डायरेक्शन चेंज हुआ तो भी वेलोसिटी चेंज, स्पीड चेंज होगी तो भी वेलोसिटी चेंज, और वेलोसिटी चेंज यानी कि एक्सेलरेशन। अगर चेंज इन बोथ कर दे, हम स्पीड भी चेंज कर दे, डायरेक्शन भी चेंज कर दे, तो क्या एक्सेलरेशन होगा? यस होगा, बिकॉज जैसे ही तुम दोनों को चेंज करोगे तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन चेंज। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो ये बातें याद रखना इंपॉर्टेंट है कि इनमें से आप किसी भी फैक्टर को चेंज करो, स्पीड को, डायरेक्शन को, तो वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा यानी कि एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं दो टाइप के एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है हमने समझा, वेलोसिटी में अगर चेंज आता है तो उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अब ये एक्सेलरेशन भी दो टाइप्स के हो सकते हैं, पहला है यूनिफॉर्म, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म। जल्दी से इसे भी डिस्कस कर लो। देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम तब कहते हैं जब एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स्ड रहे, कुछ एक सर्टेन वैल्यू एक्सेलरेशन की फिक्स्ड रहे, लाइक अगर मैं कहता हूं ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है, यहां देखो, अगर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो अगर यही सेम एक्सेलरेशन पूरे मोशन के दौरान रहे, जहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो, जहां पर ऑब्जेक्ट जाकर एंड करे, पूरे जर्नी में अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, फिक्स्ड रहती है, तो इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऑन दी अदर हैंड, अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ या डिस्टेंस के साथ चेंज होता रहे, कभी 10 हो गया, कभी 9 हो गया, कभी 2 हो गया, कभी 3 हो गया, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो रही है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होती रहेगी। नेक्स्ट, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अरे सर ये क्या लिख दिया सर, इतना हार्ड स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा है। सुनो मैं बता रहा हूं, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम का क्या मतलब है। तुम एक इंटरवल ले लो टाइम का, चलो मान लो 5 सेकंड, 5 सेकंड, फिर 5 सेकंड, फिर 5 सेकंड, ये अलग अलग इंटरवल्स हैं, लेकिन सेम सेम अमाउंट में टाइम चेंज हो रहा है। 5 सेकंड, फिर 5 सेकंड बाद तुम देखते हो, फिर 5 सेकंड के बाद देखते हो। अगर इक्वल इक्वल इंटरवल के अंदर वेलोसिटी भी इक्वल इक्वल अमाउंट में चेंज हो तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। यानी कि वेलोसिटी अगर लाइक पहले 5 सेकंड के अंदर अगर वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आया, अगले 5 सेकंड में भी 10 मीटर पर सेकंड का आया, फिर अगले 5 सेकंड में भी वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकंड का ही चेंज आया, तो टाइम इंटरवल भी सेम और वेलोसिटी में होने वाला चेंज भी सेम, इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेम अमाउंट में वेलोसिटी में चेंज आता है सेम इंटरवल के अंदर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहां पर ऑपोजिट केस, अगर पहले 5 सेकंड में वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है, तो अगले 5 सेकंड में हो सकता है वो 20 मीटर पर सेकंड चेंज हो जाए, अगले 5 सेकंड में हो सकता है कि वो 30 मीटर पर सेकंड चेंज हो जाए। तो अलग अलग अमाउंट में वेलोसिटी में चेंज आएगा इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है भाई? आसान था, ठीक है। चलो इसके ग्राफ को भी देख लो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगी, कौन सी ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। देखो इसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्लियर? इस साइड y एक्सिस पर है वेलोसिटी, x एक्सिस पर है टाइम, और ये है ग्राफ का लाइन जो कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। क्लियर? तो वीटी ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में स्ट्रेट लाइन होता है।
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के केस में वीटी ग्राफ एक कर्व होगा या फिर एक जिगजैग लाइन बनेगा। देखो तो ये एक कर्व है, स्ट्रेट लाइन तो कहीं से भी नहीं दिख रहा है ये, ठीक है। या तो इस तरीके का होगा या फिर एक जिगजैग लाइन बनेगा। तो आगे मैं दिखाऊंगा, आगे एग्जांपल मैं लेकर आया हूं, जिगजैग ग्राफ भी दिखाऊंगा। वेलोसिटी कभी बढ़ रही होगी, वेलोसिटी कभी घट रही होगी, फिर कभी बढ़ रही होगी, कभी घट रही होगी। तो उस केस में जिगजैग लाइन हमें दिखेगा ग्राफ के अंदर। स्ट्रेट लाइन ग्राफ तुम्हें नहीं दिखेगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में, इतना याद रखना है। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है तभी वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिखेगा। जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से ट्रैवल कर रही होगी उस केस में वीटी ग्राफ कैसा दिखेगा, या तो कर्व या तो जिगजैग। ठीक है, तो इस बात को याद रखोगे। आ जाओ हम एग्जांपल देख लेते हैं। अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, लाइक इसको अगर मैं यहां से ड्रॉप करूं, देखो तो ये जब नीचे की साइड ट्रैवल कर रही है ना, तो इस पे एक कांस्टेंट वैल्यू का, एक फिक्स्ड वैल्यू का एक्सेलेरेशन लगता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक कांस्टेंट वैल्यू का एक्सेलेरेशन है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन एक कांस्टेंट वैल्यू का होता है एक्सेलेरेशन। थ्रू आउट द मोशन सेम अमाउंट का एक्सेलेरेशन लगेगा, सेम वैल्यू का एक्सेलेरेशन लगेगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन कब होता है? एग्जाम्पल तुम सुन लो। अगर मान लो कोई एक कार है जो कि किसी ट्रैफिक से होकर जा रही है, तो ट्रैफिक में कभी उसे स्पेस मिलेगा तो वो वेलोसिटी चेंज करेगा, फिर अगेन ट्रैफिक आ गया तो फिर वो रुकेगा, फिर ट्रैवल करेगा। तो ये बार बार अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। इस दौरान क्या होगा कि एक्सेलेरेशन भी अनइक्वल अमाउंट में चेंज होगा, कभी एक्सेलेरेशन ज्यादा कभी एक्सेलेरेशन कम। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का एग्जांपल। क्लियर? वेलोसिटी अलग अलग अमाउंट में चेंज हो रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। अब हम समझते हैं दो टाइप्स के मोशन को। ठीक है, हमने यहां तक क्या डिस्कस किया सुन लो जरा से, जल्दी से रिकैप करवाता हूं। हमने पहले चैप्टर को स्टार्ट किया था मोशन और रेस्ट के कंसेप्ट से। क्लियर? चैप्टर का नाम ही है मोशन, तो मोशन समझा हमने, और मोशन का ही ऑपोजिट होता है रेस्ट, उसे समझा। फिर हम आ गए फिजिकल क्वांटिटीज को समझने से। फिजिकल क्वांटिटी को समझने पर तो हमने कई तरह के फिजिकल क्वांटिटीज को यहां पर डिस्कस किया। एक था डिस्टेंस, एक था डिस्प्लेसमेंट, एक स्पीड था, एक वेलोसिटी था, और एक था एक्सेलेरेशन। तो हमने अभी तक फिजिकल क्वांटिटीज को ही डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं दो टाइप्स के मोशन को। हम वापस से मोशन पर आते हैं। बीच में हमने थोड़ा सा फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस किया, बिकॉज इन फिजिकल क्वांटिटीज की हमें जरूरत थी। हम मोशन को बताएंगे तो हमें स्पीड की जरूरत होगी, हमें वेलोसिटी की जरूरत होगी, हमें डिस्प्लेसमेंट की जरूरत होगी, एक्सेलेरेशन की जरूरत होगी। तो हमने मोशन को समझने के पैरामीटर्स को समझा। फिजिकल क्वांटिटीज हमें मोशन को समझने में हेल्प करते हैं, इसलिए हमने बीच में बहुत से फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस किया। अब हम वापस से मोशन पर आते हैं और मोशन के दो टाइप्स को समझते हैं। मोशन के कई टाइप्स होते हैं, तो इनमें से एक टाइप बनता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलो अब इसे समझते हैं, बहुत ही आसान है, जल्दी से समझ लोगे। देखो, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं हम अगर बॉडी कवर करे इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब कहेंगे? जब बॉडी कवर करे अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसे तो तुम जल्दी से ग्राफ की हेल्प से समझो। आ जाओ मैं एक फिगर बनाता हूं, यहां पर समझो। चलो यार, सबसे पहले हम एक स्केल बना लेते हैं। दिस इज 0, दिस इज 2, 4, ये सेकंड्स है, ठीक है। 0 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स और 8 सेकेंड्स। क्लियर? ऐसा ही कुछ नीचे भी बना लेता हूं। एक सेकेंड यार, एक में हम यूनिफॉर्म समझ लेंगे और एक के अंदर हम नॉन यूनिफॉर्म समझ लेंगे। चलो क्लियर? आ जाओ। अब क्या होता है, पहले हम यूनिफॉर्म मोशन को समझते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होगा, लाइक इंटरवल्स अगर तुम यहां पर चेक करो तो यहां पर 2 सेकंड का गैप है, 2 सेकेंड्स, यहां पर भी 2 सेकेंड्स का गैप है, ये इंटरवल कहलाता है। ठीक है, ये 2 सेकेंड्स का गैप है, ये 2 सेकेंड्स का गैप है। टाइम गैप कितना है? 2-2 सेकेंड्स का। तो ये इक्वल इंटरवल्स हो गए। अब अगर ऑब्जेक्ट पहले 2 सेकेंड्स के अंदर लाइक 5 मीटर्स चले, ठीक, और अगले 2 सेकेंड्स में भी ये 5 मीटर्स जा रहा है, फिर अगले 2 मीटर्स के अंदर भी ये 5 मीटर्स जा रहा है, ठीक इसी तरीके से हर टाइम इंटरवल के अंदर ये 5-5 मीटर अगर ट्रेवल करे तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या है कि टाइम इंटरवल सेम है, 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड, टाइम इंटरवल सेम, और ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है। पहले 2 सेकेंड में 5 मीटर, फिर अगले 2 सेकेंड में 5 मीटर, फिर अगले 2 सेकेंड में 5 मीटर। इस तरीके से अगर ऑब्जेक्ट सेम टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। डेफिनेशन तुम यहां पर देख सकते हो, बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। क्लियर? नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसी का ऑपोजिट। अगर टाइम इंटरवल सेम है, यहां पर भी 2-2 सेकेंड्स के गैप है, देखो 2-2 सेकेंड्स का गैप मैंने बना रखा है, टाइम इंटरवल सेम है, लेकिन ऑब्जेक्ट कैसे ट्रेवल कर रहा है, देखो पहले 2 सेकेंड्स के अंदर लाइक ये 3 मीटर्स गया, तो अगले 2 सेकेंड्स के अंदर ये जाता है 10 मीटर्स।
फिर इसका मन करता है तो अगले 2 सेकंड्स के अंदर ये जाता है 2 मीटर्स, नेक्स्ट 2 सेकंड्स के अंदर ये चला जाता है 20 मीटर्स। तो टाइम इंटरवल्स तो सेम है 2 2 सेकंड्स के, लेकिन ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा है, कभी 3 मीटर्स, कभी 10 मीटर्स, कभी 20 मीटर्स, कभी 30 मीटर्स, जो उसका मन करे। ठीक, तो इस तरीके के मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल सेम है, लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है। दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसी होगी? कांस्टेंट होगी, सेम अमाउंट ऑफ स्पीड। स्पीड लाइक 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, जो भी स्पीड आ जाए वही सेम स्पीड से वो पूरा मोशन कंप्लीट करेगा। स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? वेरिएबल स्पीड, कभी वेलोसिटी की या फिर कभी जो स्पीड है वो बढ़ेगी, कभी स्पीड घटेगी। हो सकता है स्पीड कभी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाए, कभी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाए, कभी 50 पहुंच जाए, कभी 100 पर आ जाए। तो इस तरीके से स्पीड की वैल्यू घटती बढ़ती रहेगी, वेरिएबल होगी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के केस में एक्सेलरेशन 0 होता है। अरे सर, ये एक्सेलरेशन कहां से आ गया? क्यों नहीं आएगा भाई? जहां पर भी स्पीड आ जाए, जहां पर भी वेलोसिटी आ जाए, वहां पर एक्सेलरेशन तो आएगा ही। तो यहां पर स्पीड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। लाइक अगर स्टार्टिंग में स्पीड था 2, तो मोशन के लास्ट में भी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर तुम डिफरेंस देखो, चेंज इन स्पीड देखो, तो 2 मीटर माइनस 2 मीटर तो चेंज आ गया 0 का। इसलिए हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन में 0 एक्सेलरेशन, क्योंकि स्पीड तो चेंज ही नहीं हो रही ना, वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर नॉन जीरो एक्सेलेरेशन होता है। नॉन जीरो का मतलब है कि यहां पर एक्सेलेरेशन का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, जीरो नहीं होगा। एक्सेलेरेशन का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। क्यों वैल्यू होगा? अरे भाई, वेलोसिटी कभी 10 है, कभी 20 है, कभी 30 है, कभी 40 है। तो वेलोसिटी में डिफरेंस अगर तुम निकालोगे, 10 माइनस 20, 20 माइनस 40, कुछ भी, तो कुछ ना कुछ एक वैल्यू निकल कर आएगा, एक्सेलेरेशन का वैल्यू निकल कर आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव उससे हमें मतलब नहीं, एक्सेलेरेशन का कुछ ना कुछ वैल्यू निकल कर आएगा। इसलिए हम कहते हैं नॉन जीरो एक्सेलेरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में एक्सेलेरेशन प्रेजेंट होता है। यूनिफॉर्म मोशन के केस में एक्सेलेरेशन 0 होता है, क्योंकि स्पीड चेंज ही नहीं हो रहा है। क्लियर? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। कौन से ग्राफ की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस और टाइम के बीच अगर तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखेगा। अरे दिखाओ सर, आगे दिखा दूंगा, आगे हम ग्राफ को डिस्कस करेंगे, वहां तुम इस बात को नोटिस कर लेना, फिलहाल तुम याद रख सकते हो। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में हमें एक कर्व ग्राफ दिखता है। कैसा ग्राफ दिखेगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में हमें कर्व लाइन ग्राफ दिखेगा डिस्टेंस टाइम का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में आगे मैं ग्राफ बताऊंगा, तो इस पॉइंट को याद रखना। चलो इसका एक एग्जांपल देख लो। अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई कार कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, वो डायरेक्शन भी चेंज ना करे, वो स्पीड भी चेंज ना करे, तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक, यहाँ पर स्पीड में, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रही है, कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट या कार जो है वो ट्रेवल कर रही है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के तो भर भर के एग्जांपल्स हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइक ट्रैफिक में ट्रैवल करे, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी टर्न के अराउंड घूम रहा हो, ठीक है ना, टर्निंग के अराउंड जब हम घूमते हैं तो अपने व्हीकल की स्पीड को घटाते हैं। क्लियर? तो ये सारे एग्जांपल्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ही हैं। और यूजुअली जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही होते हैं। याद करो, कब ऐसा हुआ होगा कि तुम लाइक साइकिल चला रहे होगे, बाइक चला रहे होगे, या किसी के पीछे बैठे होगे, साइकिल, बस, ट्रक, बाइक, किसी चीज पर, तो वो सेम स्पीड से चलता चला जा रहा है। ऐसा नहीं होता ना, स्पीड घटती बढ़ती भी रहती है। इवन ट्रेन के केस में अगर तुम देखो तो प्लेटफॉर्म पर जब ट्रेन आता है तो उसकी स्पीड घट जाती है, फिर बीच जर्नी में जब वो होता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, कभी घटती है, कभी बढ़ती है। यूजुअली हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही ट्रैवल कर रहे होते हैं। यूनिफॉर्म मोशन एक बहुत ही स्पेशल केस है, जब ऑब्जेक्ट एकदम सेम कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करता रहे, उसका डायरेक्शन भी चेंज ना हो, तो ये बहुत ही आइडियलिस्टिक केस हो जाता है। पॉसिबल होता है, लेकिन लंबे समय के लिए पॉसिबल नहीं है। लाइक अगर तुम ट्रेन की जर्नी में एक सर्टेन टाइम ले सकते हो, कुछ 5 मिनट, 10 मिनट या कुछ आवर्स के लिए, ट्रेन जो है कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो उस समय ट्रेन की मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी। ठीक है, स्पीड वहां पर कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, लेकिन ये कुछ समय के लिए ही होगा। आ जाओ, अब हम समझते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को। सर ये इक्वेशंस ऑफ मोशन की क्या जरूरत है सर, क्यों ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट आ गया? भाई देखो, हम वापस से आते हैं मोशन पर। क्या समझा हमने? हमने पहले चैप्टर के अंदर मोशन के कंसेप्ट को समझा। तो मोशन होगा तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, तो हमने डिस्टेंस को पढ़ लिया। अच्छा, डिस्टेंस होगा तो डिस्टेंस को ट्रैवल करने की कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो हमने वो भी समझ लिया। अच्छा, वेलोसिटी से जब ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा तो उसमें चेंज आएगा, तो हमने एक्सेलरेशन को समझ लिया। एक्सेलरेशन के बाद हमने एक्सेलरेशन के 2 टाइप्स को समझ लिए। फिर हमने मोशन के 2 टाइप्स समझे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन की क्या जरूरत है, इसे भी समझो। देखो, अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो कि लाइक ऑब्जेक्ट कितना दूर गया या कितने टाइम के अंदर गया,
ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है। तो ये सारे पैरामीटर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, हम इन इक्वेशंस की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमें मोशन की रिगार्डिंग बहुत सी बातें बताते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट का टाइम कितना लगा ऑब्जेक्ट को उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में या उतना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करने में, ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, या ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन क्या है। तो ये सारे पैरामीटर्स हमें कौन देगा, यही तीन इक्वेशंस देंगे। ये तीन इक्वेशंस हमें ये सारे पैरामीटर्स बताएंगे। लगभग यहां पर 5 पैरामीटर्स आप देख सकते हो, ठीक है। V मीन्स फाइनल वेलोसिटी, U का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, S का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, A मीन्स एक्सेलेरेशन और T का मतलब टाइम। तो ये 5 पैरामीटर्स से मिलकर 3 इक्वेशंस बने हैं, और इन इक्वेशंस की हेल्प से हम इन्हीं पैरामीटर्स में से किसी को फाइंड कर रहे होते हैं। कभी हम वेलोसिटी को, कभी डिस्प्लेसमेंट को, कभी एक्सेलरेशन को, तो कभी टाइम को फाइंड कर रहे होते हैं। क्लियर। तो इन इक्वेशंस का हेल्प आप लेते हो जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हो। तो ये इक्वेशंस आपको याद कर लेना है। V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, केवल टी पर स्क्वायर है, ए पर स्क्वायर मत लगा देना, बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं। थर्ड, वी स्क्वायर यू स्क्वायर इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलेरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये तीन इक्वेशंस है, बहुत ही इजी है, आप इन्हें याद कर लो। मैं इनका डेरिवेशन भी बता दूंगा, टेंशन मत लेना। लेकिन एक और कंसेप्ट भी समझो यहां पर कि हम इन इक्वेशंस को कब यूज करते हैं। इन्हें यूज करने का एक कंडीशन होता है। ये कंडीशन हो सकता है कि आपके एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाए। तो कंडीशन बहुत ही सिंपल है कि ये इक्वेशंस हम तब यूज करेंगे जब एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म हो या फिर कांस्टेंट हो। कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में यूज करेंगे। और सेकंड है स्ट्रेट लाइन मोशन। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि जब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। एक्सेलेरेशन शुड बी कांस्टेंट। अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, उसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, केवल तभी हम इन इक्वेशंस को यूज करेंगे। अगर एक्सेलेरेशन चेंज हो गया तो फिर ये इक्वेशंस किसी काम के नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है। क्लास 9th में आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, हर जगह एक्सेलेरेशन कांस्टेंट ही होता है। क्लियर। आ जाओ हम जल्दी से अब इन इक्वेशंस को डिराइव करके देख लेते हैं, बिकॉज डेरिवेशन भी कई स्कूल्स के अंदर पूछा जाता है। अच्छा, याद रख लेना कि ग्राफिकल डेरिवेशन अब आपके कोर्स से डिलीट हो चुका है, तो ग्राफिकल डेरिवेशन पढ़कर टाइम वेस्ट मत करना, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बार फिर भी आप अपने स्कूल में चेक कर लोगे कि अगर स्कूल में बताया गया है तो हो सकता है पूछ भी लिया जाए। लेकिन सिलेबस से, एनसीईआरटी या सीबीएसई के सिलेबस से अब ये डिलीट हो चुका है ग्राफिकल डेरिवेशन। हाँ, मैथमेटिकल डेरिवेशन आपसे पूछा जा सकता है, तो आ जाओ हम जल्दी से इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करते हैं, जो कि बहुत ही इजी है। फर्स्ट इक्वेशन, तो पहला इक्वेशन था क्या, पहला इक्वेशन चलो यहां लिख देता हूं। पहला इक्वेशन था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यही था पहला इक्वेशन। इसे कैसे डिराइव करेंगे, इसे डिराइव करेंगे एक्सेलेरेशन के फॉर्मूले से। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला था v माइनस यू बाई टी। हो गया भाई, डेरिवेशन हो गया कंप्लीट, यही है। पहले वाले डेरिवेशन में कुछ है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है, केवल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला लिखना है। अब इसे रीअरेंज कर दो, कैसे देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a इंटू टी इक्वल्स v माइनस यू, यहां से v की वैल्यू फाइंड कर लो। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं v इक्वल्स, अब देखो u को इस साइड भेज दो, u प्लस में आ गया a t, हो गया पहला इक्वेशन डिराइव हो गया, खत्म काम। इसमें कोई टेंशन ही नहीं था, पहले इक्वेशन को ड्राइव करने की कोई टेंशन ही नहीं है, आपको केवल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला लगाना है और उस फॉर्मूले को रीअरेंज कर देना है, पहला इक्वेशन डिराइव हो गया। हाँ, अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ड्राइव करना थोड़ा सा ट्रिकी है। तो देखो मैं यहां लिखता हूं सेकंड इक्वेशन, दैट इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ये अपने दो इक्वेशंस हैं, इन्हें हम जल्दी से डिराइव करना सीखते हैं। पहला इक्वेशन तो यार बहुत ही इजी था, इसे तो बच्चा भी कर लेगा। आ जाओ कैसे डिराइव करेंगे, इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है सुनना जरा। देखो, इन दो इक्वेशंस को ड्राइव करने के लिए मैं तुम्हें एक ताले की चाबी बताने वाला हूं। अरे सर ये क्या है ताले की चाबी, भाई ऐसी चाबी है ना जिससे ये दोनों ताले खुल जाएंगे, ये दो इक्वेशंस के ताले खुल जाएंगे। अब क्या होता है ना कि एग्जाम में कई बार हमें सब कुछ याद होता है, बस हम एक बार दोस्त की तरफ देख रहे होते हैं, यार सारा आंसर याद है, बस प्लीज मुझे स्टार्टिंग का एक लाइन बता दे, बस एक वर्ड बता दे, स्टार्टिंग का बता दे, फिर तो मैं पूरा खुद से लिख लूंगा, बस स्टार्टिंग का एक वर्ड बता दे। पता है उस समय वो उसका आंसर क्या होता है, द, THE, द लिख लो, यही है पहला वर्ड। भाई क्या गुस्सा आता है, मन करता है वो कटप्पा का तलवार होता तो आज हम इसे मार देते हैं।
तो इसी तरीके से मैं तुम्हें वो कंसेप्ट बता रहा हूं जिससे तुम इस इक्वेशन को स्टार्ट करोगे। तो बस इस कंसेप्ट को याद रखना ताकि तुम्हें एग्जाम में किसी की जरूरत ना पड़े। देखो, कंसेप्ट है, की मोमेंट है कि तुम्हें याद रखना है एवरेज वेलोसिटी। क्या सर सही में? यस, एवरेज वेलोसिटी। तुम्हें एवरेज वेलोसिटी से इन दो इक्वेशंस को डिराइव करना है। अब एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे, लिखते हैं हम। देखो, पहला फॉर्मूला था यार टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एस, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से लिखते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम यानी कि टी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यही था पहला फॉर्मूला। और एक और फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, स्टार मार्क भी मैंने किया था। दूसरा फॉर्मूला क्या था? v फाइनल वेलोसिटी u इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो ये दो फॉर्मूले हमने एवरेज वेलोसिटी के पढ़े हैं इसी सेम लेक्चर के अंदर। क्लियर है? याद है? चलो, अब इसी से हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन को। यही है डेरिवेशन का फर्स्ट स्टेप। यहां तक अगर तुम पहुंच गए फिर तुम्हें डेरिवेशन करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पहला इक्वेशन तो तुम ऑलरेडी कर चुके हो, ये तो तुम्हें याद ही होगा। बस अब यहीं से हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन को भी कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो जल्दी से। इधर हम सेकंड करेंगे, यहां हम थर्ड करेंगे। देखो, पहले अगर तुम सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखो, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और इसे तुम ध्यान से देखो तो यहां पर ऐसा क्या है जो कि यहां नहीं है। यानी कि अगर हमें यहां से कुछ ना कुछ हटाना हो ताकि ये इक्वेशन आ जाए तो हम क्या हटाएंगे? देखो, s भी है, t भी है, केवल अगर एक्सेलेरेशन यहां पर आ जाए ना तो ये वाला फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। और अगर तुम ये देखो, v को अगर हम हटा सकें, यहां से v हटा सकें, क्योंकि इस इक्वेशन में v नहीं है, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। यानी कि हमें यहां से v को रिमूव करना है, फाइनल वेलोसिटी हमें हटानी है। तो फाइनल वेलोसिटी हम यहां से हटा लेंगे फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से। देखो, मैं यहां लिखता हूं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लिख सकते हैं ना फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन का हम यहां पर यूज कर लेंगे और इस v को हम रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे? देखो, s बाई t इज इक्वल टू v की जगह मैं इसे लिख देता हूं, u प्लस ए टी, मैंने v की जगह लिख दिया, प्लस u यहां पर पहले से ही लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? मैंने फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से v को रिप्लेस कर दिया इस इक्वेशन के अंदर। चलो अब इसे रीअरेंज करते हैं। 2 इंटू एस इज इक्वल टू, ये u प्लस यू 2u हो गया और ये t मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो, 2u प्लस ए टी, क्लियर, u प्लस यू, और इस साइड से नीचे से t आकर मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? ऐसे ही है। चलो इसे सॉल्व करो। ये है 2s इज इक्वल टू 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। क्लियर? अब इस 2 से डिवाइड कर दो। s इज इक्वल टू ut, 2 से 2 कैंसिल, प्लस 1/2 आ गया, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, ये वाला 2 ए टी स्क्वायर। बोल यार, हो गया कि नहीं? सेकेंड इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया। बोलो, क्या कोई प्रॉब्लम आई किसी को? क्या कोई दिक्कत, कोई समस्या? देखो, कितना इजी था। बस हमने क्या किया कि इस इक्वेशन के अंदर v प्लस यू, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके हमने v को रिप्लेस कर दिया और हमें सेकंड इक्वेशन मिल गया। क्लियर? इसी तरीके से चलो थर्ड को करते हैं। अब आ जाओ, थर्ड इक्वेशन। अगर थर्ड इक्वेशन से हम देखना चाहें, थर्ड इक्वेशन से अगर यहां पर तुम कंपेयर करो तो थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं है। ठीक है? यानी कि यहां से हमें टाइम को रिमूव करना है, टाइम को रिप्लेस करना है। तो टाइम को रिप्लेस कहां से करें? अगेन हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लो और यहां से टाइम की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे? देखो, टाइम को हम लिख सकते हैं v माइनस यू आ जाएगा यहां, और नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में एक्सेलेरेशन। क्लियर? इसी सेम वैल्यू को उठाकर हम यहां यूज कर लेंगे। टाइम इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई 2। ऐसा ही है, सॉरी, डिवाइडेड बाई a। क्लियर? ये हमने कहां से यूज किया? ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से यूज किया। फर्स्ट इक्वेशन को रीअरेंज करके ये हमने फाइंड कर लिया। अब चलो इसे पुट कर देते हैं यहां पर। तो मैं लिखूंगा s डिवाइडेड बाई दिस थिंग, t को रिप्लेस कर देते हैं हम, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू, इस साइड सेम रहेगा, v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2। जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो, ये a ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, दिस इज s इंटू a। क्लियर? या चाहो तो इसे as लिख लो, नीचे है v माइनस यू। ओके, अच्छा, ये 2 भी तो आकर मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 यहां आकर मल्टीप्लाई हो गया, और इस साइड बचा केवल v माइनस यू। बोलो, एग्री करते हो? अच्छा, 2 को चलो अगर हम हटा भी दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 को फिलहाल हम वहीं रहने देते हैं। यहां मैं लिखता हूं v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। क्लियर? यहां तक समझ चुके हो?
मैंने केवल ए को उठाकर ऊपर एस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या, अब केवल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 2 इंटू ए एस, इस साइड है v प्लस यू, यहां है v माइनस यू, v प्लस यू एक ब्रैकेट में, v माइनस यू एक ब्रैकेट में। कुछ याद आया? थोड़ी सी मैथ से याद आ रही है यहाँ पर। a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये तो फॉर्मूला बन गया। चलो यूज कर लो आइडेंटिटी को, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। भाई याद है ना मैथ्स के अंदर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। सेम आइडेंटिटी मैंने यहां पर यूज कर दी, हमें मिल गया अपना थर्ड इक्वेशन। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत, कोई समस्या? आसान था ये भी। तो याद क्या रखना है? हमें याद रखना है केवल, हमें याद रखना है इसको, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये याद रहा तो यहां से हम दोनों ही इक्वेशंस को इजीली डिराइव कर लेंगे, सेकंड को भी और थर्ड को भी। क्लियर? मैं इसे यहां पर अंदर अच्छे से लिख देता हूं, 2as और ये है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। चलो यार पूरा अच्छे से लिख लेते हैं, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बोल यार, क्लियर? कर लोगे डेरिवेशन? डेरिवेशन बिल्कुल भी टफ नहीं लगा, बस तुम्हें ये बात याद रखनी है, यहां तक तुम्हें पहुंचना है, तुम यहां से इजीली दोनों इक्वेशंस को डिराइव कर लोगे। चलो अब एक क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने, इक्वेशंस ऑफ मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूं, एक बार रीड करो, इसे सॉल्व करने का ट्राई करो। हाँ जी, तो रीड कर लिया क्वेश्चन, चलो इसे सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन। तो जब भी जो चीजें गिवन है क्वेश्चन में वो लिख लो। एक्सेलरेशन हमें गिवन था 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड्स आफ्टर, यानी कि टाइम भी हमें पता है, टाइम गिवन है 3 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। देखो जब भी ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग से स्टार्ट हो, ठीक है, इनिशियली वो स्टार्ट हो रहा होगा, तो वहां पर उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है 0। u हमें पता है, u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। और हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। स्टार्टिंग में 0 और फाइनल हमसे पूछा गया है। अब बताओ किस इक्वेशन का हम यूज करें? 3 इक्वेशंस हैं हमारे पास, तो तुम्हें यह देख लेना है कि कौन सा इक्वेशन, तीनों ही इक्वेशंस को तुम सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये प्रैक्टिस बना लेना कि तीनों ही इक्वेशंस को तुम साइड में लिख लो। ठीक है, तीनों इक्वेशंस को एक साइड लिख दो। अब तुम ये देख लो कि कौन सा इक्वेशन वहां पर सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है। 3 चीजें हमेशा तुम्हें इक्वेशंस के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बताऊं तो यहां पर मुझे फर्स्ट इक्वेशन यूज करना सबसे ज्यादा सुटेबल लग रहा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तुम यहां पर देखो तो हमें क्या क्या पता है? हमें यहां पर पता है पहले से इनिशियल वेलोसिटी, हमें पता है एक्सेलरेशन, हमें पता है टाइम। तो 3 चीजें जहां पर पता चल गई उसी इक्वेशन को यूज कर लोगे। तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन में ऐसा लगा कि 3 चीजें ऑलरेडी गिवन है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर रहा हूं। तुम भी ऐसे ही देखोगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। आ जाओ, हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हैं। u की वैल्यू है 0, एक्सेलरेशन का वैल्यू था 2, ठीक है, टाइम गिवन था हमें 3 सेकेंड्स। तो फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी हमें सेंटीमीटर के टर्म्स में ही गिवन था। तो एक्सेलरेशन या फिर वेलोसिटी हमें सेंटीमीटर के टर्म्स में गिवन था। आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसे भी सेंटीमीटर में ही लिख लो। यूनिट्स का खास ध्यान रखोगे, ये है 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अ रेसिंग कार हैज अ एक्सेलरेशन, हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होगी, जो कि गिवन है हमें 4। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट? अगेन स्टार्ट आ गया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमें पता हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमें पता है ऑलरेडी 10 सेकेंड्स। अब बताओ जरा हम किस इक्वेशन को यूज करें? अच्छा, हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, एस फाइंड करना है हमें। अब देखो, जब तक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे उस समय तक उसकी स्पीड, और सॉरी उस समय तक उसकी जो डिस्टेंस होगी वो उसकी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी। स्ट्रेट लाइन के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सेम वैल्यू होता है, तो टेंशन मत लेना। यहां पर हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं उसी सेम फॉर्मूले की हेल्प से, बिकॉज ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। क्लियर? अच्छा, 9th में ये बात कि तुम टेंशन लेना भी मत, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेंगे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए तुम सेम फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। क्लियर? चलो मैं यहां पर यूज करता हूं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, विच इज
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, चलो हम वैल्यूज को पुट करेंगे। यू पता है हमें 0, टाइम पता है हमें 10, 1/2, एक्सेलेरेशन इज 4 और टाइम हमें पता था 10। क्लियर, इसे सॉल्व कर दो, ये तो हो गया 0, दिस विल बी 2 और 2 टाइम्स 100, दिस इज 200 मीटर्स। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 200 मीटर्स का आ गया। तो मैंने तीनों ही इक्वेशंस को कंपेयर किया, मैंने ये देखा कि सेकंड इक्वेशन सबसे अप्रोप्रिएट है। यहां पर सेकंड इक्वेशन के अंदर तीन चीजें मुझे यहां पर मिल रही है, तो मैंने यहां पर सेकंड इक्वेशन को यूज कर लिया। तुम भी इसी तरीके से कंपेयर करोगे कि कौन सा इक्वेशन किस क्वेश्चन में यूज करना है। नेक्स्ट, चलो अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, विच इज ग्राफ। पहला तो इक्वेशन ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट था, वहां पर बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है, तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया, हमने उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए। अब हम ग्राफ को समझ लेते हैं। चलो आ जाओ। अब ग्राफ जब भी आ जाए ना, तो ग्राफ में दो चीजें तुमसे खास तौर पर पूछी जाती हैं। तो पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर लेते हैं। यहां पर तुमसे पूछा जा सकता है ग्राफ का स्लोप। क्या सर? स्लोप। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है वाई एक्सिस पर प्रेजेंट क्वांटिटी, जो भी वाई एक्सिस पर प्रेजेंट हो, ये है वाई एक्सिस, डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट क्वांटिटी। क्या बताया मैंने? जो भी चीज वाई एक्सिस पर लिखी हो उसे डिवाइड करोगे एक्स एक्सिस पर जो भी चीज लिखी हो उससे। इस केस में वाई एक्सिस पर है डिस्टेंस और एक्स एक्सिस पर है टाइम। और तो यहां टाइम नहीं लिखा है, चलो मैं लिख देता हूं, ये है टाइम। क्लियर? एक्स एक्सिस पर टाइम, वाई पर है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम क्या हो गया? सिंपली बता दो। डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाता है स्पीड। स्पीड यानी कि dt ग्राफ का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, शॉर्ट में dt ग्राफ कहते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? स्लोप हमें देगा स्पीड। तो ये बात आप याद रखोगे, ये तो आपसे डायरेक्टली एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है या फिर आपसे स्लोप का कैलकुलेशन भी करवाया जा सकता है, तो दोनों ही बातें आप याद रखोगे। क्लियर? चलो ग्राफ के नेचर को भी समझो। यहां पर देखें अगर हम, तो ये है एक यूनिफॉर्म मोशन का केस। यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से ट्रेवल कर रही होगी, ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट स्पीड। क्लियर? इस केस में जो dt ग्राफ होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। कैसा ग्राफ? इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? इस केस में स्ट्रेट लाइन होगा। इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कब होगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ? जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे यूनिफॉर्म मोशन के केस में या फिर यूनिफॉर्म स्पीड के केस में। चलो अगला ग्राफ है। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ्स बताऊंगा, तो यही है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, मैंने कहा था कि यहां पर जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो एक कर्व होगा। तो देख सकते हो यहां पर हमें यहां पर एक कर्व ग्राफ मिल रहा है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखोगे कि dt ग्राफ कर्व ग्राफ होता है। किस केस में? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कर्व्ड ग्राफ का नेचर कैसा होगा? कर्व्ड ग्राफ मिलेगा हमें। क्लियर? तो ग्राफ को देखकर तुम मोशन का अंदाजा लगा सकते हो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहने का क्या मतलब है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कभी बढ़ रही होगी, कभी घट रही होगी वेलोसिटी, या फिर स्पीड जो है वो अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो रही होगी, कभी ज्यादा कभी कम। ठीक है, इस तरीके से टाइम इंटरवल सेम होंगे बट स्पीड में अलग अलग अमाउंट में चेंज आ रहा होगा, इसलिए ग्राफ का नेचर कर्व हुआ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, dt ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन आ जाए क्या बताएगा? यूनिफॉर्म मोशन। अगर कर्व आ जाए वो बताएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एक ही बात है। अब आ जाओ, अगला ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस ग्राफ में भी आपसे दो चीजें पूछी जा सकती हैं। पहला आपसे पूछा जा सकता है स्लोप, ग्राफ का स्लोप। तो स्लोप अगेन सेम कंसेप्ट, y एक्सिस पर प्रेजेंट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय x एक्सिस। तो y पर प्रेजेंट है वेलोसिटी, x पर प्रेजेंट है टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं हमें मिल जाता है एक्सेलरेशन। क्या मिलता है हमें? एक्सेलरेशन। तो vt ग्राफ का, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, स्लोप के साथ साथ आपसे इस ग्राफ का एरिया भी पूछा जा सकता है। यस, ग्राफ का एरिया। पिछले ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मैंने एरिया नहीं बताया। देखो यहां पर मैंने एरिया नहीं बताया बिकॉज इस ग्राफ का एरिया हमें कुछ भी नहीं देता। एरिया गिव्स अस नथिंग।
ठीक, तो ये मैंने तुम्हें नहीं बताया, बट ये बात याद रख लेना कि एरिया यहां हमें कुछ भी नहीं देता, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं देता। लेकिन इस ग्राफ के अंदर एरिया हमें देता है डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। कब डिस्टेंस हो जाएगा? जब स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा तो उसे ही हम डिस्टेंस भी कह देते हैं। फिलहाल इस ग्राफ का जो एरिया है वो हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा। क्लियर है? तो वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलेरेशन और वीटी ग्राफ का एरिया हमें एक्सेलेरेशन, वीटी ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा। क्लियर? ये सारी बातें याद रखो। चलो अब हम इस ग्राफ के नेचर को समझते हैं। क्या लिखा है यहाँ? यहाँ लिखा है ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन विथ जीरो एक्सेलेरेशन। जीरो एक्सेलेरेशन का क्या मतलब है? जीरो एक्सेलेरेशन मींस वेलोसिटी या फिर जो स्पीड है दैट इज कांस्टेंट। ज्यादा अच्छा होगा कि तुम कहो कि वेलोसिटी कांस्टेंट। यूनिफॉर्म जीरो एक्सेलेरेशन मींस वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा तो चेंज की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो चेंज जीरो आ जाएगा, इसलिए ये जीरो एक्सेलेरेशन। जब भी वीटी ग्राफ के अंदर जीरो एक्सेलेरेशन का केस हो तो हमें वहां मिलता है एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कैसा ग्राफ मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन होगा इट विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सेस। जीरो एक्सेलेरेशन के केस में वीटी ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सेस, इस बात को याद रखना। ग्राफ का नेचर है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सेस। क्लियर है? ये बात याद रखोगे। अगर वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिखा, टाइम एक्सेस के पैरेलल दिखा, यानी कि वो जीरो एक्सेलेरेशन का केस है। क्लियर? चलो अगला ग्राफ है। वीटी ग्राफ के अंदर चार केसेस है भाई, तो एक केस तो हो गया। अगला केस, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के साथ मूव कर रहा है, यानी कि अब ऑब्जेक्ट में एक्सेलेरेशन तो प्रेजेंट है लेकिन एक्सेलेरेशन की वैल्यू कैसी है? कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, एक फिक्स्ड वैल्यू है एक्सेलेरेशन का। तो इस केस में ग्राफ का नेचर कैसा दिख रहा है हमें? ग्राफ का नेचर अगेन हमें स्ट्रेट लाइन ही दिख रहा है, बट ये स्ट्रेट लाइन पहले वाले स्ट्रेट लाइन से अलग है। यहां पर तुम देखो ये स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं है। ठीक, ये वाली स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस से पैरेलल नहीं है, टाइम एक्सिस से पैरेलल जीरो एक्सेलेरेशन। और इस तरीके का स्ट्रेट लाइन दिखे, ओरिजिन से स्टार्ट होता हुआ दिख जाए, तो इस केस में वैल्यू, एक्सेलेरेशन की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू रही होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का केस है। तो वीटी ग्राफ आपको इस तरीके का दिखेगा, स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा। ग्राफ का नेचर अगेन यहां पर कैसा है? स्ट्रेट लाइन, बट ओरिजिन से स्टार्ट होता हुआ दिख सकता है, स्ट्रेट लाइन। कब? जब ऑब्जेक्ट के पास यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन हो। नेक्स्ट, तो कंफ्यूज मत होना। अगला थर्ड टाइप का वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन याद करो, रिटार्डेशन हमने समझा था। रिटार्डेशन क्या कब होता है? जब वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में हो। खैर रिटार्डेशन में ये भी हमने समझा था कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो लगातार घटेगी। ऐसे भी याद रख सकते हो कि वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की घट रही होगी। तो इस केस में इस ग्राफ के अंदर हमें यही बात दिखाई गई है। ये देखो वेलोसिटी, ये रहा टाइम एक्सेस। तो वेलोसिटी टाइम बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे टाइम आगे चल रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है, वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज होते 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 ये लास्ट में वेलोसिटी आकर जीरो हो गई। तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही मिलता है इस केस में भी हमें। इट इज अगेन स्ट्रेट लाइन, बट ये स्ट्रेट लाइन नीचे की साइड जाता हुआ हमें दिखेगा, स्ट्रेट लाइन नीचे की साइड जाता हुआ दिखेगा। क्लियर? आ जाओ। फोर्थ एंड द लास्ट केस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है? ऑब्जेक्ट मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। याद करो हमने नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का केस डिस्कस किया था, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के केस में वीटी ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन दिखा था जब हम कंपैरिजन कर रहे थे एक्सेलेरेशन के दो टाइप्स में। और यहां मैंने कहा था नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के केस में या तो वो जिगजैग दिखेगा या तो वो कर्व दिखेगा। तो कर्व तो हमने देख लिया, अब देखो ये जिगजैग लाइन को। तो ये यहां पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के केस में ग्राफ या तो कर्व हो सकता है या फिर ग्राफ हमें जिगजैग लाइन दिख सकता है, जो कि यहां पर हम देख सकते हैं। ये ग्राफ में क्या हो रहा है? ग्राफ में कभी तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देखो बढ़ रही है, फिर वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी घट रही है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन इसे ही कहते हैं। वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो जाए, कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, कभी घट जाए, तो इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। ग्राफ इस टाइप का आपको दिखेगा। वीटी ग्राफ की हम बात कर रहे थे, हमने सारे ग्राफ्स डिस्कस कर लिए जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक का पार्ट थे। चलो अब एक क्वेश्चन आता है इसी ग्राफ पर बेस्ड। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक बचेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का।
सो वीटी ग्राफ हमें यहां पर गिवन है, ठीक है। हमसे पूछा गया है एक्सेलेरेशन, तो देख सकते हो ये रहा ग्राफ। अगर तुम्हें ग्राफ ना दिख रहा हो तो ये ग्राफ है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। याद करो भाई, जब ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो तो उस समय एक्सेलेरेशन की वैल्यू 0, एक्सेलेरेशन 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट लगा देना। जब भी किसी चीज का इवन तुम जीरो भी लिखना हो ना, तो जीरो के साथ उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लगा कर आना एग्जाम के अंदर, ठीक है, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं। वेलोसिटी पैरेलल टू टाइम एक्सिस था, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई 0। अच्छा, अगेन हमसे वेलोसिटी भी पूछा गया है यहाँ पर, तो वेलोसिटी देख लो यार, वेलोसिटी ये हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। आगे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट इन द फर्स्ट 15 सेकंड। तो ठीक है, ये रहा 15 सेकंड। 15 सेकंड के अंदर हमें ये देखना है कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए हमें इस ग्राफ का एरिया निकालना होगा। बताया था मैंने, वीटी ग्राफ के अंदर अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो या डिस्टेंस निकालना हो तो हमें ग्राफ का एरिया फाइंड करना होता है। तो जल्दी से फाइंड कर दो एरिया को। एरिया इज इक्वल टू 15 इंटू 20 विच विल बी इक्वल टू 300 मीटर्स। तो ये आ गया ग्राफ का एरिया, जो कि इक्वल होगा किसके, डिस्टेंस के। तो ये है डिस्टेंस 300 मीटर्स। क्लियर। चलो, हमने ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर ली। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यार इस तरह का खेल तो तुमने जरूर किया होगा कभी। इरेजर को थ्रेड से बांध करके ऐसा घुमाया होगा, या किसी पत्थर को, किसी न किसी ऑब्जेक्ट को घुमाकर हम इस तरीके से घुमाते हैं, बांधकर इस तरीके से घुमाते हैं। तो इस दौरान हम ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में ले आते हैं। क्लियर। या फिर ऐसे समझो कि किसी प्लेनेट का या किसी अपना एक जो सैटेलाइट है, अर्थ का सैटेलाइट है मून, तो ये जो सैटेलाइट्स होते हैं आर्टिफिशियल या मैन मेड, ये तो दोनों सेम ही हो गए, नेचुरल या फिर मैन मेड सैटेलाइट्स। एक नेचुरल हो गया और एक मैन मेड सैटेलाइट्स हो गए। तो इन सैटेलाइट्स का मोशन कैसा होता है, इन सैटेलाइट्स का मोशन होता है सर्कुलर। ये हमारे प्लेनेट के अराउंड सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब हम किसी स्टोन को, किसी चीज ऑब्जेक्ट को बांधकर थ्रेड से ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो उस दौरान उस ऑब्जेक्ट का मोशन भी कैसा होता है, सर्कुलर होता है। लेकिन अगर इसी सर्कुलर मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो जाए, ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसी हो जाए, यूनिफॉर्म कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो अगर तो कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, तो उस केस में जो सर्कुलर मोशन होता है हमारा, वो बन जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कहा मैंने, अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो सर्कुलर मोशन बन जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर। आ जाओ, इसी सेम बात को हम डेफिनेशन में भी देख लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड की वैल्यू चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट होगी, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो कितना आसान है, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, सर्कुलर पाथ, गोल गोल गोल, ठीक, सर्कुलर पाथ पर घूमने के दौरान उसकी स्पीड की वैल्यू, वेलोसिटी नहीं कहा मैंने कहा स्पीड की वैल्यू अगर कांस्टेंट हो जाए, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, जो भी एक वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो उस दौरान मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब इससे रिलेटेड बहुत सी बातें हैं, तो आओ जाओ हम एक एक करके इन पॉइंट्स में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, हाँ ये तो हमने समझ ही लिया, बट डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग। डायरेक्शन तो बदलेगा ना भाई हर पॉइंट पर। देखो कैसे, यहां देखो इस फिगर के अंदर, इस फिगर के अंदर देखो, अगर ये जो स्टोन है ये इस पाथ पर घूम रही है, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं इसकी स्पीड कांस्टेंट है, कुछ वैल्यू मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, एक कांस्टेंट स्पीड की वैल्यू हमने मान ली। लेकिन हर पॉइंट पर देखो ऑब्जेक्ट का, ये जो स्टोन है इसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना। यहां पर डायरेक्शन ऐसा होगा, जब इस पॉइंट पर आएगा तो इसकी डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी, इस पॉइंट पर आएगा तो ऐसा डायरेक्शन हो जाएगा, यहां आएगा तो इसका डायरेक्शन कुछ और हो जाएगा। तो हर एक पॉइंट पर सर्कल या सर्कुलर रास्ते के अंदर हर एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में ऑब्जेक्ट का स्पीड तो कांस्टेंट है, बट उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन में चेंज आ गया यानी कि वेलोसिटी चेंज। वेलोसिटी क्या आप समझा था हमने, वेलोसिटी हमने समझा था स्पीड विथ डायरेक्शन। तो ऑल्दो यहां पर स्पीड कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज होगा तो इसलिए वेलोसिटी में भी चेंज आएगा। वेलोसिटी कीप्स चेंजिंग ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हमें यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन बताया जा रहा है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है। वेलोसिटी का डायरेक्शन है टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में टेंजेंट अगर हम बना दें, देखो जरा, देखो ये रहा सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट बनाना चाहें, टेंजेंट कैसे बनाते हैं, टेंजेंट का क्या कंसेप्ट है, ये देखो ये रहा सर्कल,
इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पर अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें जो कि सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करता हुआ निकले, एक ही पॉइंट पर टच करे, तो ये लाइन कहलाएगा टेंजेंट। और यही उस पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी होगा। यही इस पॉइंट पर किसका डायरेक्शन होगा? वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। क्लियर? यही सेम बात मैंने यहां पर लिख दी। अगला पॉइंट है एक्सेलरेशन हैज अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। एक्सेलरेशन का कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होगा। अरे सर एक्सेलरेशन कहां से आ गया? अभी तक तो वेलोसिटी की बात कर रहे थे आप, एक्सेलरेशन कहां से आ गया? भाई यहां पर हमने क्या लिखा? यहां हमने लिखा वेलोसिटी कीप्स चेंजिंग, और अगर वेलोसिटी बदला तो वहां पर एक्सेलरेशन तो आएगा ही। तो एक्सेलरेशन क्यों आया? बिकॉज वेलोसिटी चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट का। क्लियर? सो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हैज अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड बट कीप्स चेंजिंग डायरेक्शन, इसलिए हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। और ये एक्सेलरेशन क्यों आया मैंने तुम्हें बता दिया, बिकॉज वेलोसिटी चेंज हो रही थी, वेलोसिटी डायरेक्शन के कारण चेंज हुई। एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होगी बिकॉज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का या स्पीड का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा ना यार, केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन में चेंज होने के कारण एक्सेलरेशन आया, तो इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होगी। एक्सेलरेशन का केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा। तो ये तुम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो कि अगर कोई सैटेलाइट है जो कि हमारे प्लैनेट अर्थ को रिवॉल्व कर रही है, या जो हमारे प्लैनेट्स हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये लगभग सर्कुलर मोशन में ही माने जाते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर ही माने जाते हैं, अगर इनकी स्पीड को हम कांस्टेंट मान लें। या फिर अगर कोई स्टोन तुमने धागे से बांध लिया और उसे तुम रिवॉल्व करवाए जा रहे हो, और उस स्टोन का अगर स्पीड कांस्टेंट मान लिया जाए, तो अगेन वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल आ जाएगा। क्लियर? इस टाइप के मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में, अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी होती है तो हम यूज करते हैं इस फॉर्मूले को, 2πr डिवाइडेड बाय टाइम। 2πr कहां से आ गया? अरे यार, सर्कल का सर्कमफरेंस। अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो इस सर्कल का सर्कमफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है? 2πr। ठीक है, तो डिस्टेंस हमें पता चल गया 2πr, और उसे टाइम से डिवाइड कर दो, तुम्हें मिल जाएगा स्पीड या फिर वेलोसिटी। तो इस तरीके से हम इस टाइप के मोशन में स्पीड या वेलोसिटी फाइंड करते हैं। क्लियर? जल्दी से देख लो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन। हमें यहां पर रेडियस गिवन है, टाइम गिवन है, हमें इससे हमसे स्पीड पूछा गया है क्वेश्चन का। क्लियर? आ जाओ जल्दी से देखते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाई टाइम t। 2 पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लो 22/7, रेडियस हमें पता है ऑलरेडी 70, डिवाइडेड बाई टाइम 40। चलो इसे जल्दी से सॉल्व करो, 70 से ये कैंसिल हो गया, दिस इज 440 डिवाइडेड बाई 40। क्लियर? 0 से 0 कैंसिल, दिस विल बी इक्वल टू 11 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही आसान आते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है 2πr डिवाइडेड बाई टाइम t। ठीक है, तो भाई ये था अपना आज का लेक्चर अबाउट मोशन। हमने मोशन से रिलेटेड सारे कंसेप्ट यहां पर कवर किए, केवल कंसेप्ट ही नहीं, हमने यहां पर न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस की। तो बस आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको लिए लेकर आऊंगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तब तक के लिए सभी को महादेव।